मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई इसकी उदासी की वजह जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी, वो मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कत्ल अपने अंजाम तक जा पहुंचा। हम सब समझ तक हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सदीक की बहुत ज्यादा याद आ रही है। सच कहूँ तो हमें भी इनकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है, इनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती, तब ये सोचने लगती हूँ कि किसी से जाकर नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए। वो जो मुझे अपनी बेटी कहते थे, और मैं हमेशा सोचती थी कि इनकी बेटी कितनी खुशनसीब है, जो इनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो। आज तो खुशी का दिन है। तुम्हारा होप पूरा हुआ। अब हम तुम्हारा दूसरा होप पूरा करने के बारे में सोचेंगे। लैला ने कहा था। दूसरा ख्वाब? कौन सा दूसरा ख्वाब? मासूमा ने पूछा था। अरे, तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है ना? लैला ने शरारत से कहा। तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शारफ दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा। लैला ने मुस्कुरा कर कहा। तो शारफ के बारे में सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी थी। देखें, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनका खास ख्याल रखें। रिपोर्ट कल तक आ जाएंगी। दुआ करें जो कुछ मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर ने इन्हें अच्छी उम्मीद न दिलवाते हुए कहा था। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा था। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। आपको बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों इनकी बेटियां हैं। डॉक्टर ने पूछा था। नहीं, हम इनकी बेटियां नहीं, हम इनके पड़ोस में रहती हैं। इनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता। तानिया ने तफसील से बताया था। आप इनके बेटे को बुला लें यहाँ। बेहतर होगा कि बाकी तो हम आपको कल भी रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इन्हें इस वक्त इनके अपनों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी, तो खुद भी परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बेबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा था। नहीं रूह, मैं तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि इनका कोई बेटा है जो कि एक बार यहाँ आया था, इसके बाद वापस नहीं आया। तानिया ने बताया, जबकि इसकी बात सुनकर रूह और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो हम इन सबको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहाँ डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करें इसे, यहाँ बुलाइए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपने अपनों की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है। इसे पता होना चाहिए कि आपकी तबीयत के बारे में। चले फ़ोन करके बुलाएं इसे। डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। रोहिन की मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी थी, जब अचानक इसका सिर घूमा। इससे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से दरवाजा पकड़कर खड़ी हुई। तानिया फौरन इसकी तरफ भागी थी। क्या हुआ रूह? तुम ठीक तो हो ना? जी तानिया बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जरा सर चकरा गया था। ये चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं रूह। तू ठीक तो है ना? आज अस्पताल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट्स तो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में। रूह उदासी से बोली थी। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछा था। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता। वो शर्माते हुए बाहर चली गई थी। फातिमा बीबी से क्या हुआ? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा था। कुछ नहीं, झल्ली है बिल्कुल। जा पानी लेकर आ। देख, गोलियां निकाल के हाथ पे रख दी हैं मेरी, और पानी देने की जगह शर्माई जा रही है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा था। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तनहा था वो इसके बगैर। लेकिन बहुत गुस्सा भी। इसकी आवाज़ सुनते ही इसने फोन काट दिया था। वो अपने कमरे में आकर बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मसीह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक तुम बुलाओ कि नहीं, मैं कैसे आऊँगा? प्लीज़ बुला लो रूह। वो मोबाइल पर इसकी तस्वीर देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है। इसने बैटरी को देखते हुए कहा। कौन सा? रूह ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल का चार्जर प्लग करने लगा, जब नजर एक फाइल पर पड़ी जिस पर मिसेस यारम कासमी लिखा हुआ था। ये वही फाइल थी जो इस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया भी था कि रिपोर्ट बाहर टेबल पर पड़ी है। इसने जल्दी से फाइल उठाकर खोली, लेकिन रिपोर्ट पढ़कर वो बेयकीनी से बार बार पढ़ने लगा। रुख प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरा बच्चा रुख माँ बनने वाली है। इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा, हर नाराजगी भुला चुका था। इसने जल्दी से फोन निकाला। हेलो हेलो हेलो, सारम मैं बात कर रहा हूँ। यारम यारम ने जल्दी से बताया, जबकि इसकी आवाज़ से ही सारम की खुशी का अंदाजा लगा चुका था। शायद रूह वापस आ चुकी थी। तभी तो वो इसी को फोन मिलाकर अपना तारफ करवा रहा था। आगे बोल, मैं जानता हूँ तू यारम बात कर रहा है। सारम ने कहा था, मैं बाप बनने वाला हूँ। यारम ने खुशी से बताया। बहुत 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 मुबारक हो यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। रूह वापस आ गई क्या? सारम ने पूछा। यारम की खुशी मनम पड़ गई थी। लेकिन अब आ जाएगी, मैं लेकर आ जाऊंगा इसे, यारम ने जल्दी से फोन करके कहा था। अगला फोन इसने हिजर को मिलाया। मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ, इसने सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बगैर कहा था। हिजर को लगा कि इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं टिकट बुक करवा दूँ? अब वो भी यारम से यही पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवा, सबको बांट, फिर मेरी टिकट बुक करवा। मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने तो दे। हिजर को यारम किसका हुआ लग रहा था। अब ये मिठाई रूह की वापसी की नहीं, मैं नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है।
क्या कब की बात है ये? जिस दिन ये रूह यहाँ से गई इस दिन की, यारों ने बताया था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से पता है तुम्हें, तुमने इसे जाने कैसे दिया? हिजर को अब इस पर गुस्सा आने लगा था। ओए भाई, मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इसके लिए अस्पताल गई थी। है छोड़ो इन सब बातों को, मुझे पाकिस्तान जाना है अपनी रूह के पास। ओके बॉस, मैं 2 टिकट बुक करवाता हूँ, एक तेरे लिए एक अपने लिए, हम दोनों चलते हैं। हिजर ने खुशी से कहा था। हिजर वो माँ बनने वाली है, बनी नहीं है, इसलिए तू नहीं जा रहा, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, इसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। यारम ने इसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा था। अबे अब बोल। ओके बॉस, यारम ने बकायदा इसका मजाक उड़ाया तो हिजर हंस दिया। कितने दिन के बाद वो खुश था। रात के 12 होने वाले थे, थोड़ी ही देर में इसने नया साल शुरू होने वाला था जब फातिमा बीबी वॉशरूम जाने के लिए उठी। रुके 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 फातिमा बीबी, अभी मत जाए। रुख ने रोकना चाहा था। क्यों ना जाऊं? फातिमा बीबी ने हैरानगी से पूछा था। अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आपको वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगी 2019 में और वापस आएंगी 2020 में। रुख ने तानिया के हाथ पे हाथ मारते हुए कहका लगाया। रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी तू? फातिमा बीबी इसके कान मरोड़कर वॉशरूम चली गई थी। कितनी शरारती हो गई हो तुम? तानिया इसे देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाजा बजा था। हाँ, ये 2020 की शुरुआत में होने से पहले ही कौन टपक पड़ा? बेवकूफ, रात के वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीबी तो वॉशरूम में है, पता नहीं दरवाजे पर कौन है। बाजी आप जाके देखिए, पता नहीं कौन होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूह बिस्तर में घुसते हुए बोली थी। हाँ तो क्या सिर्फ तुम्हें डर लगता है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई और दरवाजा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा था। और बुरी आदत जो यारम की डांट खा खा कर ना गई थी, इसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए शख्स को देख रही थी, जबकि वो अपने डिंपल की नुमाइश करता झुककर इसका गाल चूम चुका था। यारम, रूह बस इतना ही बोल पाई। तुम्हारा यारम। इससे पहले कि यारम आके बढ़कर इसे अपने गले से लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई थी। यारम मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फैलाई इसकी तरफ आ रही थी जब यारम ने आके बढ़कर इन्हें अपने सीने से लगा लिया। अम्मी और इनके गले लग गया, जबकि फातिमा बीवी ज़ारों को तार रोते हुए इसके नकुश को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा तू वापस आ गया, वो रोते हुए बोली थी। आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था। वो इसके आंसू साफ करते एक बार फिर से इन्हें अपने गले से लगाने लगा, जबकि रूह दरवाजे पर खड़ी अभी बेयकीन से इन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारम फातिमा बीबी के बेटे? रात के तकरीबन 1:45 बजे थे। वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो इसकी शादी के लिए इसके माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से इसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की जिंदगी में खुशियां लाना चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे कि इसे इसकी मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी थी। रेलवे स्टेशन पर इब्राहिम बेताबी से इसका इंतजार कर रहा था। आपने जो कहा था मैं सब लेकर आई हूँ इब्राहिम, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं थी। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं, हम निकाह कर लेंगे। इब्राहिम इसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपना शहर अपने भाई माँ माँ की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए इसके साथ हो गई थी। वह बड़ी मस्जिद के काजी साहब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। इसके 3 बड़े भाई थे। काजी साहब के बाद इसके भाइयों ने बहुत लाड से इसे पाला था, और आज इन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी न सोचा था। शायद मोहब्बत ही ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी एहसास भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। शादी के बाद कुछ अरसे तक इसे इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली। जल्द ही इस पर इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी। इब्राहिम एक नशाई और जवारी इंसान था, जिसे वक्ती तौर पर फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ राग़ब किया था। जल्द ही इस पर फातिमा का नशा उतर गया और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया कि इसे फातिमा का होश भी न रहा। फातिमा की सारी ज्वेलरी और पैसा जो अपने घर से लेकर आई थी, वो पहले ही से उड़ा चुका था। इसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ राग़ब करना कोई बहुत मुश्किल काम न था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की से एक बार देखकर इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती। इसकी आंखों में ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। फातिमा भी इसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने इसे इसकी लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही इसे शादी करने पर मजबूर किया था, जिस पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना इसके बस से बाहर था। वो भी तब जब वो मां बनने वाली थी। इसने फातिमा को बहुत मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फातिमा ने इसकी एक न मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपने बेटी की जिम्मेदारी उठाई। इब्राहिम, तूने अस्कर के पैसे वापस नहीं किए, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझे हर तरफ ढूंढ रहा है, जा भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि वो तेरी जान ले ले। जब नशे की तलब हद से बढ़ने लगी तो वो लोगों से उधार लेने लगा। इन्हीं में से एक अस्कर भी था, जो कि एक बहुत बड़ा बदनाम गुंडा था। लोगों का कत्ल करना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत औरत, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता, और जब लोगों का उधार न चुका पाते तो वो अक्सर इनकी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता था। और इसी तरह से एक बार इसने फातिमा को देख लिया, ये जानते हुए भी कि वो एक 12 साल बेटे की माँ है। जबरदस्ती इसने इब्राहिम को इतना पैसा दे दिया जिसे वो चुका ना पाए। और एक नशाई इंसान के लिए पैसा उड़ाना कौन सा मुश्किल बात थी। इब्राहिम ने वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया, और अब अस्कर इसे हर तरफ ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तू वक्त ही दे रहा हूँ, अब मुझे मेरा पैसा अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मेरा एक बच्चा है, मेरे बाद वो यतीम हो जाएगा, किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करे मुझ पर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता है। असगर ने अपनी शातराना दिमाग से
चाल चलते हुए कहा था, "तू अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, वो एक ही रात में तेरा कर्जा चुका देगी।" असगर हवसदा लहजे में बोला था, "नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं, वो बहुत पाकीज़ा है, वो ऐसे घटिया काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा, अपनी बीवी को मेरे पास लेकर आ, बल्कि आज रात मैं तेरे घर आऊँगा। अगर मानता है तो ठीक, वरना तेरे बीवी बच्चे के सामने तेरी जान ले लूँगा और फिर से एक रात नहीं बल्कि जब चाहूँगा अपने पास रखूँगा।" असगर क्या-क्या लगाता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था। फातिमा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुँह पर दे मारा। "ये तो पता था कि तुम घटिया हो, नशाई हो, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेल कर आ जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेचने की? घटिया इंसान, तुम्हारे साथ अगर मैं पिछले 14 साल से पछता रही हूँ, लेकिन तुम भी मुझे इतने गिरे हुए नहीं लगे कि ये हरकत करोगे। मैं आज तक तुम्हें मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुम्हारी नज़रों में अपने लिए इज्जत नजर आती थी, वरना तुम जैसे नशाई और जुआरी इंसान के साथ एक पल गुजारना नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजार दिए और अब तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। अरे कब की छोड़कर चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर, सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। मैं इस पर तुम्हारा साया छीन नहीं सकती, लेकिन तुमने मुझे हमेशा गलत साबित किया। एक बार इसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा, लेकिन आज तुम अपनी हर हद पार कर चुके हो। इब्राहिम, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपना बच्चा लेकर। अभी इसने आके कदम बढ़ाया ही था कि यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके से दरवाजा खुला। इब्राहिम, अपने बच्चे को ले जा यहाँ से। इसने यारम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ धक्का दिया था, जबकि अगले ही लम्हे इसका बाप इसे अपने हाथों में काबू कर चुका था और फातिमा को असकर जबरदस्ती कमरे में की तरफ लेकर जाने लगा था। "छोड़ मुझे घटिया इंसान, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे।" फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। "अरे मेरी बुलबुल, इतनी आसानी से छोड़ दो? तुझे इतनी कीमत दी है तेरी कसम से, इतने बड़े बच्चे की माँ है फिर भी कमाल दिखती है। छोड़ मेरी माँ को, वरना जान से मार डालूंगा।" यारम गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन इब्राहिम इसे बुरी तरह से अपनी कैद में लिए हुए था। खून जोश मार रहा है तेरे बेटे का। इब्राहिम, संभाल अपने बच्चों को। मैं बच्चों को जान नहीं लेता। वो फातिमा को घसीटकर कमरे में की तरफ ले जाते हुए बोला था, जबकि इब्राहिम जबरदस्ती यारम को कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। "अब्बा छोड़ दो मुझे, वो मेरी माँ को मार देगा। बचाओ अम्मी को।" यारम हर मुमकिन तरीके से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगी। वो जोर जोर से दरवाजा बुझा रही थी, जबकि वो शैतान असगर इस पर हंसे जा रहा था। इब्राहिम इसे घसीटते हुए कमरे में लेकर आया। जब यारम दरवाजे को पकड़कर चाबियों का गुच्छा उतारा, जिसके साथ एक छोटा सा चाकू की चेन के तौर पर लटका हुआ था, चीखें बुलंद हो चीखें बुलंद होने लगी। इसकी माँ ऊंची आवाज में रो रही थी, उसके बाप को मदद के लिए पुकार रही थी। जब यारम ने की चेन से चाकू निकालकर अपने बाप के पेट में खोप दिया और फिर मसलसल मारता गया। हत्थे के चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूटकर इसके हाथ में आ गया। भाई से रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर असगर घबराकर बाहर निकला और वहां इब्राहिम को जमीन पर तड़पते देकर बौखला गया। फातिमा जल्दी से इसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी। "इस बच्चे ने कत्ल कर दिया, इससे पहले पुलिस यहाँ पर आ जाए, निकलो यहाँ से।" असगर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता भाग गया था। "यारम, तू जा यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंच जाए। भाग जा यहाँ से।" वो यारम को समझाते हुए बोली, जबकि वहां से मुसलसल बह रहे थे। इसका शोर हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुका था, जिसने इसे कभी कोई अच्छी याद तो न दी थी, बल्कि इसे बेचकर इसकी जिंदगी की स्याह सफात पर अपना नाम लिख दिया था। "नहीं अम्मी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ कर ले जाए।" यारम अपनी माँ के गले लगे रोते हुए बोला था, लेकिन इसे अपने बाप के मरने का कोई दुख नहीं था। "नहीं यारम, तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। तो अपनी माँ का बच्चा है ना, चला जा यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।" वो इसे अपने पास रखे कुछ पैसे यारम के हाथ में देती इसे जबरदस्ती बाहर की तरफ भेजने लगी, जबकि दूसरे से पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी थी। वो यारम के चेहरे पर जा बजा प्यार करती इसे बाहर भेज चुकी थी। पुलिस की खबर यकीनन असगर नहीं दी थी। इसे अपने शोहर की मौत का दुख था, लेकिन वो अपने बच्चे को इसकी सजा में सारी जिंदगी मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए इसने अपने शोहर की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया है। इसके लिए फातिमा को कम सजा दी गई थी। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यारम इससे मिलने के लिए आया था, लेकिन जब यारम ने इसे ये बताया कि वो क्या काम करता है, तो इसे बहुत अफसोस हुआ। वो अपने बेटे की अच्छी जिंदगी के लिए जेल गई थी। उसने अपने बेटे और इसके बेटे ने क्या किया, अपने ही राह में अपने हाथों से कांटे भर लिए। फातिमा ने इसे वापस भेज दिया और कहा कि वो अब कभी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, जब तक वो ये सब कुछ छोड़ नहीं देता। और फिर यारम कभी वापस ना आया। वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे भेजता, जिसे वो एक अलमारी में बंद रखती। इसने कभी यारम की रकम खर्च नहीं की थी। वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ाती और अपना गुजारा करती। आज इतने सालों के बाद वो अपनी पहली की जिंदगी सोचते हुए यारम का सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। आज इसे यारम से कोई गिला ना था। इतने सालों के बाद अपना बिछड़ा बेटा देखकर इसकी ममता जाग उठी थी, जो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। यारम का कमरा आज भी वैसा ही था। वो हर रोज इस कमरे की सफाई करती थी। वो तो इन्हें बताने वाला था कि रूह के बारे में, लेकिन रूह ने इन्हें इस तरह से रोते देखकर यारम को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। रूह का इशारा समझकर इसने वक्ती तौर पर इन्हें कुछ भी न बताया था, लेकिन रूह ने यह बात क्यों छुपाई, वो इसे पूछना चाहता था। रूह ने तो इससे और भी बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन फिलहाल वो ये लम्हा जी रहा था जिसमें अपनी माँ के साथ था। इसे सोता देखकर फातिमा बीबी आहिस्ता से इसके करीब से उठी, जब इसने अचानक इनका हाथ थाम लिया था। "कहाँ जा रही हैं आप?" यारम ने पूछा। "तू जाग रहा है? मुझे लगा तू सो गया। वो लड़कियां हैं, ये अकेले कमरे में डर जाएंगी, इसलिए जा रही थी इनके पास। तो अब आराम कर, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे।" वह प्यार से इसका माथा चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। रुख, फातिमा बीबी का बेटा कितना प्यारा है ना, मैंने तो आज तक इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। फातिमा बीबी भी तो बहुत खूबसूरत है। सुन रही है तू या क्या कह रही हूँ मैं? तानिया को जवाब न मिला तो वह रूह से पूछने लगी। "मैं भी यही सोच रही हूँ रूह, मन मन आई। तो कुछ मत सोच, तू शादीशुदा है, इसके बारे में सोचने दे।
तानिया ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा तो रूही से घूर कर रह गई। घूर मत यार, इतना खूबसूरत है, इसके बारे में कोई भी सोच सकता है। वैसे अभी तक यारम के शहर में खोई हुई थी, जबकि रूह को यारम के बारे में तानिया की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसे यारम से अकेले में बात करनी थी, क्योंकि ये तो बात पक्की थी कि बस के लिए यहाँ आया था। लेकिन फातिमा बीबी से चुप कर वैसे कैसे बात करेगी, या हो सकता है यारम इनको सब कुछ बता चुका हो। लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ये सोचकर कि जिस बेटे से वो इतने सालों के बाद मिली है वो इसके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो ये सोच रही थी कि किसी तरह से यारम से बात करे। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतजार करने लगी कि कब वो सो जाए और वो यारम के कमरे में इनसे बात करने के लिए जाए। और यारम को यकीन था कि वो आज आती से मिलने जरूर आएगी और इससे अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक करेगा। यारम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था जब इसका दरवाजा बचा। सो मुतमा तशरीफ ले आई। वो मुस्कुराते हुए उठा, दरवाजा खोला तो सामने अपने आप को शाल से कवर किए वो खड़ी थी। यारम अब फातिमा बीबी के इसके बाद अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि यारम ने इसे कमर से खींचकर कमरे के अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। अब बोलो क्या बोलना है। बल्कि रुको, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं हम दोनों ही नहीं बोलते। वो कहते हुए इसके लबों पर झुका, इस्तेहाक से इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की महसब की और फिर इसके लबों से गर्दन तक का फासला तय करने में इसने चंद सेकंड लगाए थे। यार मेरी बात, कोई बात नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। तुम सुनो मेरी बात, कितना तरपाया है तुमने मुझे। हर बात का हिसाब चुकाओ, मेरी हर रात का हिसाब दो। सोचना भी मत कि आज की रात तुम मुझसे दूर रहोगी, मेरे पास रहोगी। आज हर दूरी मिटेगी। रूह बीबी, अपनी हर सांस की तरफ का हिसाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इस बात का हिसाब दोगे कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रूह, क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात। मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम जानती हो ना कितनी बेचैनी से इंतजार कर रहा था मैं इस खबर का, और तुमने मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई। रूह यारम के चेहरे को हैरानगी से देख रही थी, जबकि यारम अभी तक इसे अपने शिकवे कर रहा था। रूह, इस तरह से चुप रहने से तुम बच नहीं जाओगे। बताओ मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हारी हर गलती माफ करता हूँ, लेकिन ये गलती माफ नहीं करूंगा। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछ रहा था, जबकि वो तो अभी तक शौक की कैफियत में थी। जबकि इसके चेहरे से हवाइयां उठती देखकर अब यारम भी परेशान हो चुका था। रूह तुम ठीक हो, यारम ने परेशानी से पूछा था। मैं माँ बनने वाली हूँ, रूह ने हैरानगी से पूछा। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। वो हैरानगी से यारम को देख रही थी, जबकि यारम इसके इस तरह से अनजान होने पर खुल उठा था। नहीं पता था, वैसे तुम्हें नहीं पता था। वो इससे पूछने लगा था। नहीं, आपको कैसे पता चला। यारम, आपको किसने बताया। शर्म के मारे रूह से नजर तक नहीं उठाई जा रही थी। वो अभी तक शॉक्ड की कैफियत में इसे पूछ रही थी, जब यारम ने इसका शर्माया हुआ रूप देखकर इसे अपने सीने से लगा लिया। रूह, हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। उसने मुस्कुराते हुए रूह के माथे पर अपने लब रखे। यारम, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा। रूह ने इससे अलग होते हुए कहा था। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से। आज की रात मैं अपने बच्चों और बीवी के साथ गुजारूंगा। इसने रुकी कोई दूसरी बात सुने बगैर बट पर जगह बनाते हुए इसका सर अपने सीने पर रख दिया। तुमने अम्मी को मुझे ये बताने के लिए क्यों मना किया कि तुम मेरी बीवी हो। वह यारम के सीने पर सर रखे लेटी हुई थी, जब यारम ने पूछा। यारम, आप फातिमा बीबी के इकलौते बेटे हैं, ना जाने कितने ख्वाब देखे थे इन्होंने आपकी शादी के लिए, ना जाने क्या क्या सोच के रखा होगा। और अब अगर आप अचानक इन्हें ये कह देंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ तो कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी मुझे इनसे अजीब सी शर्म आने लगी है। मैं फातिमा बीबी की बहू हूँ। रूह मुस्कुराई। वह इसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बात फिलहाल इन्हें नहीं बतानी चाहिए। हम बाद में इन्हें अपनी शादी के बारे में बताएंगे। रूह ने आहिस्ता से कहा था। वो मेरी माँ है, आज नहीं तो कल तो ये बात इन्हें पता चलनी ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में भी तो इन्हें ये बात जानकर दुख होगा ना। और वैसे भी उन्होंने मुझे खुद अपने आप से अलग किया था। उन्होंने आपको खुद से अलग किया तो आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए। आप इन्हें बाद में ये बात और हालात बताएंगे तो बुरा नहीं लगेगा। हम ठीक से इन्हें समझाएंगे, मैं खुद इन्हें बता दूंगी। और तुम इन्हें ये बात कब बताओगी। रूह, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया था, ये भी जानते हो कि मेरे साथ कभी नहीं आएंगी वो। यारम के लहजे में उदासी थी। बता दूंगी यारम, ठीक है कल ही बता देना। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने दिन मुझसे दूर रहो। यारम, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, ये ना हो कि तानिया आप ही जाग जाए। रूह उठने लगी जब यारम ने इसे अपने करीब कर लिया था। 3 दिनों के बाद मिली हो, दूर जाने की बातें कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो एक ही झटके में इसे अपने करीब करते हुए इसके चेहरे पर झुका था। यारम, फातिमा बीबी आ जाएंगी। रूह की बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी जब यारम ने इसके लबों पर अपने होंठ रख दिए थे। शायद वो आज इसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। यारम, तानिया आप ही। रुख तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। किसी और के साथ नहीं हो, अपने शोहर के साथ हो तुम। कोई आ जाएगा, जाग उठेंगे, सोएंगे, आई डोंट केयर। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसकी बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए मुझे तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा तुम्हें नहीं। तुम्हारे सारे हिसाब लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अपने अच्छे बच्चे की तरह अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं अभी अम्मी को जाकर बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा के लिए लेकर आ जाऊंगा। यारम कहते हुए फिर इसके लबों पर झुका और इस बार रूह ने कोई मजाहमत ना की थी, क्योंकि वो जानती थी ये आदमी जो कहता है वो करता भी है। यारम, अब मुझे जाने देना, थोड़ी देर में आसाने शुरू हो जाएंगी, फातिमा बीवी जाग जाएंगी। रुख ने इसके करीब से उठने की एक नाकाम सी कोशिश की थी, जब यारम ने इसे फिर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। आज इस नए साल की पहली सुबह मैंने तुमसे इस नए साल का तोहफा मांगता हूँ। यारम ने इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा था। मैं आपको तोहफा दे चुकी हूँ, अब मजीद मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। रुख इसका इशारा समझकर घबरा गई थी, लेकिन वो तोहफा तो मैंने दिया है, तुम्हारी बारी तो अब आई है। वो कहते हुए एक बार फिर से इस पर झुका था। नहीं यारम, प्लीज जाने दे। वो जानती थी यहाँ
सब मज़ाहमतें बेकार हैं, फिर भी नाकाम से कोशिश करने लगी, जबकि यारम इसकी किसी बात पर ध्यान न देते हुए अपने काम में मगन था। जब अज़ान शुरू हो गई, यारम छोड़ो मुझे, वो इसे पीछे धकेलकर बाहर भागी थी, जबकि यारम इसकी स्पीड देखकर हंसने लगा। इसकी बात ठीक थी, अगर यारम अचानक अपनी माँ को ये कहता कि वो शादी करके आया है तो इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन रुको, इनसे शर्म क्यों आ रही थी? मोहतरमा के लॉजिक ही अजीब थे। वो मुस्कुराते हुए दोबारा लेट गए। तुम पास नहीं होती तब भी नींद हराम होती है, तुम पास होती हो तब भी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। रू बेबी क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हो? वो एक बार पूरी अंगड़ाई लेकर अपने ऊपर कमल डालने लगा। जब नजर इस जगह गई जहां अभी थोड़ी देर पहले रूह इसके साथ थी, वो बेसाख्ता मुस्कुराया। बहुत जालिम हो यार। वो इस जगह पर हाथ फेरता सोने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से कमरे में आई और अपनी जगह पर लेट गई। जबकि तकरीबन 2 मिनट बाद ही फातिमा बीबी ने इसे पुकारना शुरू कर दिया। रूह उठ, नमाज पढ़ ले। इनके कहने की देर थी कि वो उठकर बैठ गई। और ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? मैंने तो आते हुए बंद किया था, फातिमा बीबी सोचते हुए थी। वो मैं पानी लेने गई थी। रूह ने फौरन झूठ बोला। फातिमा बीबी हाँ में साथ हिलाती उठकर वॉशरूम चली गई थी। अल्लाह पूछे आपको, यारम नए साल की पहली सुबह ही मुझसे झूठ बुलवाया। पूरे साल ही झूठ बोलती रहूंगी। वो यारम को कोसती उठकर फ्रेश होने चली गई थी। क्या हुआ रूह, तुझे नींद आ रही है? रात को ठीक से नहीं सोई क्या? फातिमा बीबी ने इसे सुस्त देकर पूछा था। अब इनको क्या पता थी कि इनके बेटे ने सारी रात इसे एक पल के लिए भी सोने न दिया था। नहीं फातिमा बीबी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज मेरी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो वहाँ से अपना भी चेकअप करवा लेना, हो सकता है कोई खुशखबरी ही हो। फातिमा बीबी ने प्यास इसके गाल को छुआ था। प्यार से इसके गाल को छुआ। खुशखबरी ही है, मुझे पता है, रुख ने शर्माते हुए कहा। तो फातिमा बीबी खुशी से खिल उठी। क्या सच? तुझे कैसे पता चला? फातिमा ने पूछा था। तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। जब यारम ने पीछे से इन्हें पुकारा था, अम्मी कुछ बना दे, बहुत भूख लगी है। वो लाड से इनके गले में बाहें डालकर बड़ा, मेरा बच्चा भी बनाती हूँ, बल्कि रूह तुझे पराठा बना कर देगी, बहुत अच्छा पराठा बनाती है। फातिमा बीबी ने तारीफ की थी। अरे मैं इसका तो मैं खाता रहता हूँ, आपका बहुत अरसे से नहीं खाया। यारम बेसाख्ता बोला तो रूही से घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। मेरा मतलब है मुझे मेरी अम्मी का हाथ का पराठा खाना है और किसी के हाथ का नहीं। यारम ने बात बदली। फातिमा बीबी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, जब तक तुम और तानिया जाओ और रिपोर्ट लेकर आओ। फातिमा बीबी ने कहा था। लेकिन बल्कि ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, यारम खाना खा ले, फिर तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाएगा। कहाँ बाजारों में खबर होती फिरोगी, माहौल नहीं है लड़कियों को अकेले भेजने वाला। फातिमा बीबी यारम को कहती किचन में जा चुकी थी, जबकि रुख नजरें जमीन पर गाड़े न जाने क्या सोच रही थी। जब अपने गालों पर नरम लम्स महसूस हुआ, रुख ने चूम कर इसे देखा था। यारम क्या कर रहे हैं आप? रूह आगे पीछे देखते ही झटके से पीछे हुई थी। मैंने क्या किया? यारम ने मासूमियत से कहा। यारम आप पर ये मासूमियत सूट नहीं करती, तो ड्रामे मत किया करें। वो उंगली दिखाकर बोली। जब यारम ने वही उंगली पकड़ के इसे अपनी तरफ घसीटा और निशाना इसके होंठ थे, इसके लबों पर मेहर सब करके अब वो 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखाने भी नहीं चाहिए, मुझे पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती थी ना तुम? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। जब फातिमा बीबी की आवाज़ आई, आजा यारम पराठा बन गया। फातिमा बीबी की आवाज़ पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह का नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको, यारम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अम्मी मैं आपसे कहना चाहता था कि इस दूसरी लड़की को मेरे साथ भेजने की क्या जरूरत है, सिर्फ रूह को ही भेजे ना। वो बड़े मजे से इनकी हाथों से पराठा खाते हुए बोला था। क्यों? रूह भी तो एक लड़की है, इसे भी तेरे साथ इस तरह से क्यों भेजूं? वो इसे घूरकर पूछने लगी थी। अम्मी अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रूह मेरी बीवी है, तो ये आपकी गलतफहमी है। यारम ने भरपूर अपने डिंपल की नुमाइश करते हुए कहा था। अच्छा तो तुझे सब पता है? इस पर फातिमा बीबी भी मुस्कुराई थी। जी हाँ मुझे सब पता है, आपको क्या लगता है वो आप ऐसे ही किसी लड़की को बाहर इतनी देर अपने बेटे के पास खड़ा कर देंगी? और मुझे ये भी पता है कि आप आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानती हैं। मैं आपको कल रात ही सब बताने वाला था, पर रूह ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती ये बात आपको दुख पहुंचाए, इसे लगता है मेरी शादी के बारे में सुनकर आपको बुरा लगेगा। और मैं जानता हूँ कि आप इस दिन से सब कुछ जानती हैं, जिस दिन हमने पहली बार फोन पे बात की थी। रूह का आपका नाम लेकर पुकारना ही मुझे शक में डाल गया था, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर तक बात नहीं छुपा सकता था, वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि आप सब सच जानती हैं। यारम ने इसका हाथ चूमा था। यारम वो लड़की मुझे बचपन से जानती है, मेरी हर बात वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैं अक्सर इसे बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, इसकी शादी करूंगी। कुछ ख्वाब थे जो मैंने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसलिए रूह को लगा कि मुझे बुरा लगेगा तेरी शादी का सुनकर। लेकिन सच तो यह है कि तेरी शादी का रूह के साथ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह क्या सच में माँ बनने वाली है? फातिमा बीबी ने मुस्कुरा कर पूछा तो यारम ने हाँ में सर हिलाया था। मैं दादी बनने वाली हूँ। फातिमा बीबी की खुशी की कोई इंतहा न थी, जबकि यारम इनकी खुशी देखकर बहुत खुश था। अब तो सारे गलत काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी बीबी और बच्चे के बारे में सोच। फातिमा बीबी की कहने की देर थी कि यारम का मूड फिर से ऑफ हो गया था। अम्मी आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी इस तरह से क्यों कहती हैं? मैं ये काम नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रखता हूँ। बस इतना कहकर उठकर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि फातिमा बीबी आज भी इसी रस्से से हटा नहीं पाई थी जिस रस्से वो 12 साल की उम्र से ही चला गया था। यारम जी दुबई तो हमारे मुल्क से बहुत अलग होता होगा ना? वैसे हमारी रूह भी 5 महीने दुबई में रह के आई है, लेकिन वो दुबई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। वो कहती है कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप तो इतने सालों से दुबई में हैं, तो बताइए ना दुबई आपको कैसा लगता है? तानिया इसके सामने बैठी दुबई की बातें कर रही थी, जबकि रूह बार बार दरवाजे से जानकर ये देखने की कोशिश कर रही
थी कि आखिर तानिया इसके शौहर से क्या बात कर रही है, जबकि कल रात तानिया का यारम की खूबसूरती पर तबसरा इसे पसंद ना आया था। तानिया इसे बाहर खड़े देखकर दांत पीसते हुए बाहर आई। क्या मसला है तुझे, कोई काम है तो मुझे मुझे इनसे बातें करने दे। क्या पता तेरे साथ साथ मैं भी दुबई चली जाऊं। तानिया ने इसे जाने को कहा था। आप कैसे चली जाएंगी तानिया बाजी? रुख ने हैरान होकर इसे पूछा। आखिर इसके इरादे क्या थे? अरे बेवकूफ लड़की, जिसे मैंने दिल दिया वो तो बेगैरत मुझे छोड़कर चला गया। अब अपनी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ तो सोचना है ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन पर ट्राई करूं। वैसे भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत है, हमारा तो पूरा खानदान जलकर राख हो जाएगा। अब अगर मेरी शादी इनके साथ हो गई तो हम दोनों दुबई जाएंगे, तो अपने शोहर के साथ, मैं अपने यारम जी के साथ। तो अपना काम कर, मैं ट्राई मारती हूँ। तानिया ने इसे पूरी बात समझाकर वहां से जाने का इशारा किया, जबकि यारम के पतले कान इसका सारा प्लान सुन चुके थे। और रूह का चेहरा देखकर यारम का दिल चाहा कि कहका लगाकर हंसे, लेकिन अपना कहका कंट्रोल करने में इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तानिया जी, मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज थोड़ी देर मुझे कंपनी देना, यारम ने तानिया के पीछे से आकर कहा था। रुख जी जब तक रुख जी तब तक आप एक कप चाय बना दीजिए, यारम ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए इसे ऑर्डर दिया था, जबकि तानिया इसके साथ ही वापस आकर बैठ गई थी और रुख इसकी शक्ल देखते हुए बाहर आ गई। जनाब को चाय चाहिए और कंपनी चाहिए तानिया जी की। वो एक एक बर्तन पटकती अपना रोना रो रही थी, जबकि फातिमा बीबी कब इसके पीछे आकर खड़ी हुई इसे पता भी ना चला। रू क्या कर रही है बेटा, बटन टूट जाएंगे। वो अपनी हंसी छुपाई पूछने लगी थी। कुछ नहीं फातिमा बीबी, चाय बना रही हूँ आपके बेटे के लिए, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली थी। जब देखते ही देखते रुख ने पत्ती के 2-3 नहीं बल्कि 4-5 चम्मच भरकर डाल दिए। रुख बेटा ये क्या कर रही है, इतनी कड़वी चाय किसके लिए बना रही है? फातिमा बीबी परेशानी से आके बढ़कर पूछने लगी। फातिमा बीबी इनके सर में दर्द है, इसलिए कड़वी चाय पियेंगे तो जल्दी आराम आएगा। फिर तो हमने जाना भी तो है ना आपकी रिपोर्ट्स लेने के लिए। रुख अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए चाय की पत्ती वाला डब्बा बंद करने लगी, जबकि फातिमा बीबी अपने बेटे की शरारत पर इसको मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। चाय फातिमा बीबी, ये चाय अपने बेटे को दे दें, इसने ट्रे इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। तूने बनाई है, जा तू ही दे आ। फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए सब्जी काटने लगी और रुख ट्रे उठाकर बाहर निकल आई। अभी रुख ने कमरे में कदम रखा ही था जब फातिमा बीबी ने तानिया को आवाज देकर अपने पास बुलाया और वो उठकर अंदर चली गई थी। यारम की जुबान का जायका तो चाय का पहला सिप लेते हुए बहुत खराब हो चुका था। ये चाय बनाई है तुमने? ऐसी होती है चाय, तानिया के जाते ही वो फट पड़ा। हाँ चाय बनाई और ऐसी ही चाय बनानी आती है मुझे। वो भी कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोली थी, जब यारम ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया। बहुत खराब चाय बनानी आती है तुम्हें, लेकिन क्या है ना, मुझे इसका जायका ठीक करना आता है। बस के लबों पर अंगूठा फेरते हुए बोला। नहीं यारम, तानिया बाजी वापस आने वाली होंगी। वो फासला कायम करने की कोशिश करने लगी। जब यारम ने एक झटके से इसे मजीद अपने करीब किया था। तो मैं क्या करूं, तुमने मुझे इतनी कड़वी चाय बनाकर दी है, अब कुछ मीठा हो जाए। नहीं यारम, तानिया बाजी इसकी बात मुंह में ही रह गई थी। इसके अंदाज में शिद्दत देकर रूह ने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की। जब तानिया के कदमों की आवाज सुनकर यारम ने इसे खुद से दूर किया था। यारम जी आपने चाय पी ली, चले। वो क्या है ना, रूह को भी हमने चेक करवाना है, वरना ये हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। तानिया ने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि वो ये नोट ना कर पाई थी कि इसके कुछ फासले पर खड़ी रूह अपनी हालत को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि यारम आराम से बैठा चाय पी रहा था। लगता है चाय बहुत अच्छी बनी है, तानिया ने मुस्कुरा कर कहा। तो यारम भी मुस्कुराते से, ज्यादा मजेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी, शायद आप बनाती तो इससे भी ज्यादा अच्छी बनती। यारम ने चाय का आखिरी घूंट भरा और इसे जलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि तानिया भी कमरे से बाहर निकल गई थी। आप बनाती तो इससे भी ज्यादा अच्छी बनती। वो इसकी नकल उतारती पीछे आई थी। यारम, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन है जो तुम्हारा पूरा घर जला गया। आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है? एक बार मेरे हाथ लग जाए वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो खुदा का शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं थे। वो आदमी से तुमसे दुश्मनी लेकर तुम्हारे बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। इसे पता ही नहीं है कि तुम घर पर नहीं हो, या शायद वो आदमी जानता है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो, लेकिन इसने फिर भी घर पर हमला क्यों किया था? तुम्हारे घर से क्या दुश्मनी है इसकी? इसकी कोई दुश्मनी होगी तो तुमसे होगी। एक तो, तो एक तो हमने इस मुल्क को भी एक तो हमने इस मलक को भी मार दिया, और हमारी टीम में कौन कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है हम अब कुछ भी नहीं जानते। ही सर क्या हो गया है? इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। हाँ, इसने मेरा घर चलाकर गलत किया, क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी चीजें थी जिनका हिसाब इसे देना होगा, लेकिन रूह को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। वो बेकार में परेशान हो जाएगी। सिर्फ घर ही जला है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। और वो जो आदमी है मुझसे दुश्मनी ले रहा है, वो ये तो जानता ही होगा कि मैं क्या हूँ। तुम घर को फिर से ठीक करवा देना, और बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं आकर सब कुछ संभालूंगा। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अम्मी भी मेरे साथ आने के लिए मान जाए। जानते हो, मैं और अम्मी मिलकर रूह को बेवकूफ बना रहे हैं। रूह को लगता है कि अम्मी को पता ही नहीं कि रूह का शोर इनका बेटा है। यार ने अपने डिम्पल की नुमाइश करते हुए बताया था। मतलब फातिमा भी जानती थी कि वो तुम हो। हिजर ने हैरानगी से कहा था। हाँ हाँ हिजर, मैं इनका बेटा हूँ, वो मेरी माँ है। क्या वो मुझे फ़ोन पर पहचान नहीं सकेंगी? फ़ोन रखता हूँ, मैं अम्मी की रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। रूप भी मेरे साथ है, और वो इसकी बहन भी। इसकी बहन से मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहे हैं। यारम ने हंसते हुए कहा था। फ़ायदा मतलब? हिजर ने पूछा। फ़ायदा मतलब मैं इसकी बहन को लेकर इसको बहुत जला रहा हूँ, पिछले सारे हिसाब निकाल रहा हूँ। अब इसने मुझे इतने दिन तंग किया है, थोड़ा तंग करना तो मेरा भी बनता है ना। चल बाद में बात करता हूँ। यारम ने हंसते हुए फ़ोन रखा था।
चलें तानिया जी, इसने रूह को इग्नोर करके तानिया से पूछा था जब तानिया इसकी गाड़ी की पिछली सीट खोलने लगी और रूह अगली। तानिया जी प्लीज़ आप आगे आके बैठना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता और आपने ही तो बताया था कि रूह जी भी दुबई से आई हैं, तो इन्हें कहाँ रास्ता पता होगा। यारम के कहने की देर थी, तानिया तो खिल उठी और रूह को पीछे बैठने का इशारा किया। रूह ने एक जोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पिछली सीट खोलने लगी। जब यारम ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी, ये तो खुल ही नहीं रही। रूह ने गुस्से से कहा था। यारम ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पे हाथ रखकर गाड़ी खोली। इतनी आसानी से तो खुल गई, आप भी ना रुख जी। यारम ने इसके गाल पर मीठी सी जुसारत करते हुए कहा, जबकि इसके खुले आम इसकी हरकत पर रूह गुस्सा और शर्म से शुरू हो गई थी, जबकि तानिया बेखबर आके बैठी यारम के साथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए, यारम ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा था। रूह जो कब से इन बातों से इरिटेट हो रही थी, फौरन इनकार कर गई। जी नहीं, हम जो काम करने के लिए आए हैं पहले वो कर लेते हैं। वह गुस्से से बोली, रुख जी इंसान का मूड भी होता है कुछ करने का, हम वहाँ जा रहे हैं सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो लानी है, लेकर आएंगे, पहले कुछ खा ले। क्यों तानिया जी, वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछने लगा था। जी बिल्कुल जी यारम जी, आप ठीक कह रहे हैं, तो कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप। यारम ने एक बार फिर से मुस्कुराकर से देखा था, जबकि तानिया को इसके डिंपल में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। स्ट्रॉबेरी, वो शर्माते हुए बोली थी। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह बहुत मीठी। यारम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे, जबकि रूह का दिल चाहा कि पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर इसके सर पर दे मारे। रुख बीबी, रुख जी आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी। अब वो पीछे मुड़कर से देखने लगा जब रुख ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि यारम का फेवरेट फ्लेवर था। बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। यारम के कहने की देर थी कि रुख की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो इस पर किसी और को फौकियत दे रहा था। वो अपने आंसू पीछे धकेलती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि यारम इसके आंसू का नोटिस लिए बगैर ही बाहर निकल गया था। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेकर वापस आया। अरे यारम जी, आप अपने लिए नहीं लेकर आए। इसने रुख को और तानिया को आइसक्रीम दी तो तानिया ने पूछा। वो एक ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी। यारम ने उदासी से बताया तो रूह खुश हो गई। यारम जी आप ये खा लें, तानिया ने फौरन ऑफर की थी। अब मैं अकेला खाता थोड़ी ना अच्छा लगूंगा, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। वो मैंने सुना है कि शेयर करने से प्यार। यारम ने बात दूरी छेड़ दी तो रूह घूरकर इसे देखा था। यारम ने बात दूरी छोड़ी तो रूह ने घूरकर इसे देखा था, जबकि यारम की बात सुनकर तानिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाब की तरह खिल गया था। फिर तानिया ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर इसकी तरफ आइसक्रीम भराई और जब यारम ने आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह के साथ इसका दिल भी कांपने लगा। अब मजीद देखना इसके बस से बाहर था और नहीं अब इसके आंसू ने इसका कंट्रोल होना था। रुख ने भी अपनी आइसक्रीम यारम जी के साथ शेयर करो ना। रुख तुम भी अपनी आइसक्रीम यारम जी के साथ शेयर करो ना। यारम जी ये चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, आपको ट्राई करना चाहिए। तानिया ने जैसे इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। रुख जी आप मेरे साथ अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं करेंगी। यारम का तानिया के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसका दिल चाहा एक सेकंड में इसके मुंह पर इनकार मार दे, लेकिन फिर इसे अचानक याद आया कि यारम इसका शोहर है, तानिया का नहीं है। और फिर यारम ने इसका हाथ पकड़कर आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह का दिल खुश होने लगा। इसका मासूम चेहरा इसकी खुशी की बयान कर रहा था। यारम देखकर इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अभी 2 मिनट पहले वो कितनी उदास थी। यारम चाहे इससे अपना बदला ले, इससे हिसाब पूरे करे, लेकिन सच ये था कि इसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था। हद होती है, डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या। पाकिस्तान में सब लोग एक जैसे हैं, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। दुबई में चलकर देखो, एक दुकान बंद नहीं होगी और यहाँ पूरा बाजार बंद है। यारम जी गलती इनकी नहीं हमारी है, हमें घर से सोच समझ कर निकलना चाहिए था। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन क्लिनिक्स बंद होते हैं। तानिया ने इसका गुस्सा देखकर कहा। जब यारम का गुस्सा कंट्रोल ना हुआ तो रुख बोली, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में जुम्मे की कदर की जाती है, आपकी दुबई की तरह नहीं। कहने को वो भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन जुम्मे के दिन सारी दुकानें क्या पूरा का पूरा बाजार खुला होता है। रुख ने गुस्से से कहा था। भांजी भी मामू के जैसी ही है, बोल के दिखा पाकिस्तान के खिलाफ। यारम की बड़बड़ाहट रुख ने सुन ली थी, लेकिन इग्नोर करके वो वापस गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी थी। कोई बात नहीं आराम, फिर कोई बात नहीं यारम, फिर चले जाना, फातिमा बीबी ने इसे कहा था। जबकि घर आने के बाद रुख ने अपनी शक्ल न दिखाई थी, शायद इसे जरूरत से ज्यादा ही जला दिया था। हाँ ठीक है, हम सुबह दोबारा जाएंगे, वो तानिया को साथ नहीं भेजना। यारम ने फातिमा बीबी से कहा। तो मैं रूह से क्या कहूंगी कि मैं इसे किसी गैर मर्द के साथ क्यों भेज रही हूँ। हाथ हो गई है, कुछ भी कह दीजिएगा, मुझे परवाह नहीं, बस ये मेरा आखिरी फैसला कर मैं और रूह जाएंगे। यारम बस इतना कहकर चला गया था, जबकि फातिमा बीबी अपने जिद्दी बेटे को देख रही थी। बेटा माँ को बसाकर खुद निकल गया था। रुख भी चाहिए और इसे तंग भी करना है। या अल्लाह शुक्र है आपका, आपने यारम के दिल में रूह के लिए मोहब्बत डाली। वो मुस्कुराते हुए अल्लाह से कहती फिर किचन में आ गई थी। आज फिर उन्होंने यारम की पसंद की कोई चीज़ बनानी थी। देखें कैसे फातिमा बीबी ने हमें नीचा दिखाने के लिए तानिया को अपने घर में रख लिया। अम्मी आप नहीं समझती, पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। इनके घर में जवान जहान आदमी आया है और वो दोनों, चलो रूह तो शादीशुदा है, लेकिन तानिया तानिया की वजह से पूरा मोहल्ला बातें सुना रहा है। अब तो घर से निकलती नहीं है, आपको क्या पता चले। हमारी रोज की तरह आज भी बातें सुनाती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वो सोच रही थी कि एक बेटी की शादी रुके भेजे हुए पैसे से कर दी। इस हराम पैसे की वजह से आज भी इनकी बेटी सुख में नहीं है। तानिया घर से भाग गई और मारिया की लड़कियों के साथ दोस्ती इन बेटियों के लिए इसने रूह को बेच दिया था। और 18 साल पहले इस मासूम लड़के के साथ क्या क्या ना किया था। आज इसे अपनी गलतियों का शिद्दत से आज जब से अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगर फातिमा बीबी की तरह वो भी काबिल मां बनती तो आज इसे अपनी औलाद की बदतमीजियां ना सहनी पड़ती। रात वो इसके सामने ना आई, अब वो इसे बेचैनी होने लगी थी। ये बात तो पक्की थी कि रूह इससे नाराज है, लेकिन वो इसके सामने क्यों नहीं आ रही थी। 3 बार वो इसके कमरे तक गया, लेकिन वो सामने आने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर ना आई थी। अब यारम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसने फातिमा बीबी से भी अच्छी खासी शिकायतें कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सो चुकी है। ऐसे कैसे सो गई, अभी तो मैंने इसकी बात भी नहीं की थी इससे।
बिल्कुल ठीक नहीं कर रही आपकी बहू मेरे साथ। वो गुस्से से कहता है इनकी गोद में लेट गया था, जबकि वो इसकी बेचैनी पर हँसते हुए इसके सर पर हाथ फेरने लगी। खुद इसे तंग करता है, फिर खुद ही इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा बीबी ने हँसते हुए कहा था। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम को नींद ना आई थी। रात के तकरीबन 1 बजे वो इनके कमरे में आया। बिना आवाज़ पैदा किए रूह आराम से रूह को उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसने ये सब कुछ इतने न महसूस अंदाज में किया था कि रूह जागी तक नहीं थी। यारम ने आहिस्ता से इसे लाकर बेड पर लटाया और प्यार से इसके लबों को छुआ। दूसरी तरफ आकर लेट गया। इसे देखते-देखते न जाने कब इसकी आँख लग गई थी। रूह की आँख खुली तो अपने आप को ख्वाब में समझकर मुस्कुराते हुए यारम के गाल पर हाथ रखा था, लेकिन चारों तरफ गूंजती अजान की आवाज़ ने इसे सांस लिया। या कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच में यारम इसके साथ है। मैं फातिमा बीबी के साथ इनके कमरे में थी, तो यहाँ कैसे आई? अपने आप को यारम के हिसार में कैद पाकर फटाफट अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन यारम नींद में भी इसे रिहाई देने को तैयार नहीं था। यारम छोड़े मुझे, मैं यहाँ कैसे आई? यारम छोड़े मुझे। वो उठते हुए यारम का हिसार तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन यारम था जो इसे मजीद अपने आप में भेजे जा रहा था। यारम, आप मुझे छोड़ रहे हैं या मैं क्या कर लोगी तुम? हाँ, अब बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा, लेकिन यानी वो कब से जाकर इसे सताने में लगा हुआ था और रूह को लगा कि वो नींद में से तंग कर रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो गुस्से से पूछने लगी। मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती। जवाब के साथ ही बस एक बार फिर से अपने साथ लगाने लगा। मेरे बगैर नींद नहीं आती या तानिया बाजी के बगैर? हाँ, देखा था कल कैसे चिपक रहे थे दोनों एक साथ, आइसक्रीम खा रहे थे, वो भी शेयर करके। अब भी जाए ना इन्हीं के पास, इन्हें उठाकर लाना था। यहाँ मुझे क्यों लेकर आए? रुख बिना सोचे समझे बोली थी। यार, वो मेरी बीवी थोड़ी है जो मैं इसे यहाँ पर लाऊंगा। अब इसके लिए वेट करना होगा। फिलहाल तुम्हारे साथ ही गुजारा करूंगा। इसकी आधी बात पर वो खुश हो गई थी, लेकिन अगली ही बात पर इसके सीने पर दरादर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी, जो यारम हंसते हुए बड़े मजे से खा रहा था। जब यारम ने इसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ सहारने से लगाए थे और अपनी बात की सफाई दी बगैर इसकी गर्दन पर झुका था, जबकि अपनी सफा और अपनी बात की सफाई दिए बगैर ही इसकी गर्दन पर झुका था, जबकि इसके इस तरह से करीब आने पर ही रूह घबराकर बात बदलने लगी। यार, मैं आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फातिमा बीबी आपकी माँ है? वो मुकम्मल बहके जा रहा था जब रूह बोली। तुमने मौका ही कब दिया? जब सारी सच्चाई तुम पर खुली कि मैं शेख नहीं बल्कि यारम हूँ, तब तुम मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। अच्छा यारम, आप छोड़ देना। फातिमा बीबी अभी नमाज के लिए जाग जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे वहाँ ना देखा तो रूठने लगेंगे, और यहाँ आ गई तो प्लीज़ जाने दे मुझे। रुख ने बहुत मोहब्बत से कहा था, ठीक है जाओ, लेकिन आज रात तुम यहाँ मेरे साथ गुजारोगी और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अगर आज तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी तानिया बाजी को ले आऊंगा। यारम ने डिम्पल की नुमाइश करते हुए धमकी दी। यारम, अब वो गुस्से से बस इतना ही बोल पाई थी, चलो जाओ वरना नहीं जाने दूंगा। यारम ने इसे आज़ादी देते हुए कहा था, तो वो फौरन ही उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि इसकी जलन पर वो खुलकर हंसा था। तुम्हारी हर अदा जानलेवा है। रुख ने बहुत मोहब्बत से यारम के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन इसका ध्यान तानिया के बनाए हुए नाश्ते पर था। ये किसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी? लेकिन तब पता चला जब वो ट्रे में सजाती यारम के कमरे में ले गई। वो अब भी इसके पीछे आई थी। यारम जी, आज मैं सुबह सुबह आपके लिए नाश्ता बनाया है। वह कमरे में कदम रखते हुए कहने लगी, थैंक यू सो मच तानिया जी, आपको मेरा इतना ख्याल है। रुख को पीछे देखकर यारम ने फौरन कहा था। जब रुख बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगी, लेकिन मैं तो अंडे नहीं खाता, यारम ने फौरन कहा था। तो रुख खुशी से फौरन पलटी। मैंने छोले पूरी बनाई है। आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट थी कि रूह के यारम के इनकार करने के कोई चांस ही ना थे। क्यों नहीं, आज वही खा लेंगे। यारम ने कहा था। वो फौरन किचन की तरफ भागी। ये क्या यारम भाई, आपने तो कहा था कि रूह को जलाना है। तानिया ने बदमजा होते हुए इसे देखा था। बस बहुत हो गया तानिया, आप नहीं, अब मैं इसे उदास नहीं देख सकता। यारम ने इसे देखते हुए कहा था। वो मुस्कुरा दी। हाय, आप कितने प्यारे हैं, हाय आप कितना प्यार करते हैं, इसने तानिया ने खुशी से कहा था। तो यारम भी मुस्कुरा दिया। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। रुख, तानिया ने मशीन लगा ली है, तुम यारम के साथ डॉक्टर से रिपोर्ट ले आओ। घबराने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराई थी। ठीक है फातिमा बीबी, मैं चली जाऊंगी, मैं तैयार होती हूँ। वो खुशी खुशी कमरे में चली गई। शुक्र है आज तानिया बेवाजी इनके साथ नहीं जा रही थी। वो काफी अच्छे से तैयार हुई। यारम के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो यारम इसका इंतजार कर रहा था। वो इसे देखकर मुस्कुराया। इसकी माँ ने इसकी बात मान ली थी। इसकी खुशी बता रही थी कि यारम के साथ आकर वो बहुत खुश है। यारम इसके साथ बहुत खुश था। इसका फिलहाल अस्पताल जाने का कोई इरादा न था। वो वापसी पे अस्पताल जाने वाला था। फिलहाल वो रूह के साथ एंजॉय करने वाला था। यारम, जल्दी घर चलते हैं ना, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, कह देंगे ट्रैफिक बहुत था। वैसे भी पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत है। यारम एक बार फिर से पाकिस्तान को बीच में ले आया, तो रुख ने घूरकर से देखा था। सॉरी, मैं भूल गया, तुम्हारे पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना। यारम ने इसका ऑफ मूड देकर फौरन से सॉरी कर दिया था। यारम, मैं आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? रूह इसके कंधे पर सर रखकर बोली थी। मेरी जान जो कहेगी मैं सब मानूंगा। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोला। जब रूह ने इसका हाथ हमके सिर पर रख लिया। यारम, कसम खाइए कि आज के बाद आप किसी की जान नहीं लेंगे। वो इतने यकीन से कह रही थी कि यारम चाहकर भी इनकार न कर पाया। रुख में कोई गलत काम नहीं करता, इसने यकीन दिलाना चाहा। मैं जानती हूँ यारम, फिर भी मैं आपको किसी की जान नहीं लेंगे, कसम खाएं। यारम ने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिलाई थी, और अब इसका इरादा सीधा अस्पताल जाने का था। आपकी मदर को कैंसर है, लास्ट स्टेज, हम इन्हें नहीं बचा सकते। अब इनका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर इनके सरों पर बम
डॉक्टर ने इनके सिरों पर धमाका किया था। डॉक्टर कोई चांस होगा, कोई तो इलाज होगा। रुख ने यारम को देखा जो खामोशी से बैठा डॉक्टर की बात सुन रहा था। कोई चांस नहीं है, उन्होंने बहुत देर कर दी है। शायद वो अपनी बीमारी के बारे में खुद भी जानती थी। आई एम सॉरी, अभी इनके बचने के चांसेस नहीं है, इसीलिए हमने जल्द से जल्द इनके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाने के लिए कहा था। डॉक्टर रिपोर्ट इनके हाथ में थमा चुका था, जबकि यारम कितनी ही देर बुत बना वहीं बैठा रहा था। अभी अभी तो यारम को इसकी फैमिली वापस मिली थी, वो खुश रहने लगा था, जीने लगा था। और अभी ये खबर, अभी तो वो अपनी माँ को जी भर कर देख भी नहीं पाया था, ठीक से इसकी गोद में अपना सर रखकर सो भी नहीं पाया था। कैसे गुजरी इसने इसकी जिंदगी, कैसे गुजारी इसने इसकी बगैर जिंदगी, पूछ तक नहीं पाया था। ये खबर यारम का अंदर तक हिला गई थी। इसकी माँ जानती थी कि इसे कोई बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। यारम बिना कुछ बोले चुपचाप घर वापस आया था। इसकी उदासी देखकर रूह भी कुछ ना बोली। सारा रास्ता खामोशी में कट गया। वो घर आया तो रुख ने खामोशी से रिपोर्ट इनको थमा दी थी। अरे ये क्या लिखा है रिपोर्ट में? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा था, इसमें लिखा है कि आपको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आपकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी, लेकिन आपने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा कि अब तक आप डॉक्टर ने कहा है कि अब आप नहीं बच सकते, कि महीने से भी कम वक्त है आपके पास। डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो शुरू होते ही अपने साइड इफेक्ट दिखाने लगती है। डॉक्टर का कहना है कि आपको अंदाजा था कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन आप इलाज नहीं करवाया था। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? इस बारे में क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? वो फाइल एक साइड पर पटकता इनसे पूछने लगा था। यार ये जरा सी बात नहीं है यम्मी, आप मरने वाली हैं। 1 महीना तक नहीं है आपके पास, आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, नहीं बच सकती। और आपको लगता है कि ये मामूली बात है? वो इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा के रूह काम कर रह गई थी। यारम बेटा तुम बात तो सुनो मेरी। फातिमा बीबी ने कुछ कहना चाहा, जब यारम ने अपना हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया था। यारम तो यहाँ क्या कर रहा है? भाई चल, मैंने तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, जिस तरह से बचपन में खिलाती थी। बहुत जिद्दी था तू, बहुत जिद्दी था तू है, और अब भी बहुत जिद्दी है, लेकिन तेरे बचपन में तेरी माँ की चलती थी। तो जब भी जिद करता था मैं दो लगा के तेरा मुंह बंद कर देती थी। फातिमा बीबी हंसती हुई इसके करीब बैठी, जो बेड से टेक लगाए जमीन पर बैठा हुआ था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको कोई बीमारी है? वो बिना इनकी तरफ देखे बोला था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यारम, बस मेरा वक्त पूरा हो गया है, और ये बीमारी ये तो बस एक बहाना है। सभी इंसान मरते हैं, सबको अपने घर जाना है, और हर इंसान का असल वो 2 गज ज़मीन है जिसमें वो हमेशा के लिए समा जाता है। ये दुनिया फ़ानी है, आरज़ी ठिकाना है। मुझे तो वैसे भी जाना था, और फिर अब मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है, वो सबको बुलाएगा। और इस तरह से परेशान होकर क्यों बैठा है? हाँ उठ, तेरे लिए बिरयानी बनाई है, और फिक्र मत कर, मसाले भी तेज़ रखे हैं, जिस तरह से तुझे बचपन में पसंद थी। फातिमा बीबी प्यार से बहलाते हुए इसके करीब से उठने लगी। जब अगले ही लम्हे यारम ने इनकी गोद में सर रखा था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं औलाद होने का हक नहीं निभा पाया। मैंने आपसे नहीं पूछा आपको क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है। आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैं आपको छोड़कर चला गया। कितना खुदगर्ज हूँ मैं। अब मैं आपको नहीं जानने देना चाहता, अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहें, मैं आपकी गोद में सर रखकर सो जाया करूँ, आपसे बातें किया करूँ, आपके हाथ का खाना खाया करूँ। कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं आपके लिए, कुछ भी नहीं। यारम अपनी आंख से आंसू साफ करता इनकी गोद में लेटा बताने लगा था। अच्छा तो इसलिए रो रहा है कि तू मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया? किसने कहा कि तुझसे कि तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया? तुझे पता है तेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे दिल की सबसे करीब मेरी रूह थी, मैं बहुत प्यार करने लगी थी इससे, लेकिन इसकी माँ बहनों ने इसके साथ क्या किया, इसे बेच दिया। ये ना जाने वो इसके साथ क्या क्या होता, लेकिन तूने मेरे बेटे ने इसे बचा लिया, इसे अपना नाम दिया, इसे निकाह किया। मेरी ख्वाहिश थी मेरी रूह की जिंदगी संभल जाए, और तूने इसकी जिंदगी संभाली। बस एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपने बेटे की शादी अपने हाथों से करूँ, सारी रस्में अपने हाथों से अदा करूँ, लेकिन तूने वही रूह से शादी कर ली। बचपन में जब मैं रूह को देखती थी ना, तो अक्सर सोचती थी कि इसको मैं अपने घर की बहू बना लूंगी। फिर देख अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके सर पर हाथ फेर रही थी। जब तानिया ने खाने लगने की खबर दी तो वो जबरदस्ती यारम को अपने साथ लेकर बाहर आई थी। मैं शादी कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ मेरी शादी की सारी रस्में अदा कर सके। इसने खाने की मेज़ पर धमाका किया। आपकी ख्वाहिश है ना अम्मी कि आप मेरी शादी की सारी रस्में अपने हाथ से करें? तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी जरूर करूंगा। मेरी शादी की सारी रस्में आप अपने हाथों से करेंगी। मैं कल ही अपने सब दोस्तों को यहाँ बुलवाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा, और आपको जिस तरह से भी चाहती हैं वैसी ही होगी मेरी शादी। यारम ने फातिमा बीबी से कहा जबकि रूह से देख रही थी। तो क्या वो इन्हें सब कुछ बता चुका था? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई थी। वो डॉक्टर कहता है कि आपके पास बहुत कम वक्त है, शायद 1 महीने से भी कम, और मैं इस 1 महीने में आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, वो जो मैं नहीं कर सका। यार मैं अपनी आंख में आया जो गिरने से पहले साफ कर लिया था। हालांकि मेरी एक और ख्वाहिश भी है कि शादी धूमधाम से हो, इसमें बिल्कुल भी कोई उदास ना हो, सब खुश खुश हूँ, और मेरा बेटा भी बहुत खुश हो, क्योंकि अगर दूल्हा उदास होगा तो मैं भी उदास हो जाऊंगी। मैं उदासी से सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती यारम, मैं तुम सबको हंसते मुस्कुराते हुए छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे ना? फातिमा बीबी ने इसका उदास चेहरा देखकर कहा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई थी, लेकिन फिर भी आंख में आया आंसू गाल पर गिर गया था। बचपन में ना पूरे मोहल्ले की लड़कियां तेरी धिंपल पर मरती थी, मैं सारे दिन तेरी नजर उतारती रहती थी। फातिमा बीबी ने बात बदलते हुए कहा
फातिमा बीबी ने बात बदलते हुए कहा, वो यार को मजीद उदास नहीं करना चाहती थी। पता है रूह, बचपन से ही तेरा शौहर पूरे मोहल्ले की लड़कियों का वो क्या बोलते हैं, हाँ, क्रश बना हुआ था। कभी एक उठा के लेके जाती, कभी दूसरी उठा के लेके जाती। मैंने तो हर एक का दरवाजा खटखटा पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है। कभी एक घर पर मिलता तो कभी दूसरे के घर पर। फातिमा बीबी मुस्कुराकर इसे बताने लगी। ना उन्होंने यारम से शादी की वजह पूछी और ना ही रूह के सामने इस बात का इजहार किया कि वो इस बारे में क्या कुछ जानती है या नहीं। 2 दिन बाद हिजर, शारफ, लैला, मासूमा, शोनू सब पाकिस्तान पहुंच चुके थे। फातिमा बीबी जिसकी तरह से कह रही थी, सब तैयारी बिल्कुल वैसे ही हो रही थी। यार इनके सामने मुस्कुराता लेकिन तन्हाई में उदास रहता। इसकी उदासी की वजह हर कोई जानता था। फातिमा भी जानती थी कि इसकी मुस्कुराहट सिर्फ इन्हीं के सामने है, लेकिन वो इनके मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये अल्लाह का फैसला था और अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता था। इनकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी। सब जानने के बावजूद भी वो कभी डॉक्टर के पास ना गई थी। वो जानती थी इन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी है। वो अक्सर बेहोश हो जाती थी, अपने जिस्म से जान निकलती महसूस होती। इनके सर के बाल अब ना होने के बराबर थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कोई दवाई नहीं खाती थी। लेकिन अब यारम इन्हें जबरदस्ती मेडिसिन देने लगा था। इसकी किसी ना माने और किसी की माने या ना माने, लेकिन यारम की बातें हमेशा मान लेती थी। ताजिम को जब पता चला कि यारम फातिमा का बेटा है जो रूह का शोहर है, से मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि 18 साल पहले जब यारम यहाँ से गायब हुआ था, इस दिन हिजर भी गायब हो गया था। हो सकता है यारम हिजर के बारे में कुछ जानता हो। अगर ऐसा हुआ तो इनके पास ये आखिरी मौका होगा अपनी गलतियों का सुधारने का। वो अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती थी, यहाँ तक कि रूह से मिलकर इसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मारिया ने इन्हें कहीं नहीं जाने दे रही थी। वो रूह के सामने अपनी माँ का झुकना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज सुबह से मारिया घर से गायब थी। इसके लड़कों के साथ दोस्ती ने ताजिम को तंग करके रखा हुआ था। अब न जाने मारिया ने कब घर लौट कर आना था। वो उठकर फातिमा के घर आ गई। पूरे मोहल्ले को ही यारम की शादी का कार्ड मिल चुका था और फातिमा को सबने यही बताया था कि ताजिम ने रूह की शादी फोन पर भी यारम से ही करवाई थी। तब यारम यहाँ नहीं आ सका था, इसलिए फोन पर निकाह हुआ था, लेकिन अब वो सारे रस्म और रिवाज के साथ दोबारा इसकी शादी करेंगी। तंजीम तंजीम यहाँ आकर रुख से मिली और इसे अपने किए की माफी मांगने लगी। वो नाजुक दिल लड़की इस औरत को रोते हुए देख नहीं सकी थी। बस करें अम्मी, आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? नहीं रुख, मेरे लिए नहीं रुख, मुझे मेरे किए की माफी मांगने दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, दिन रात तुझे मारती पीटती रही, जानवरों की तरह तुझसे काम लेती रही, अपनी बेटियों के लिए और इनकी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए और इन बेटियों के अपनी बेटियों के लिए, और इन बेटियों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बस तू मुझे माफ कर दे रुख, मैं तुझसे माफी मांगने की भी काबिल नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली, अम्मी मैंने आपको माफ किया, प्लीज आप रोना बंद करें। रूही ने चुप करवाते हुए बोली, रुख मुझे तेरे शोहर से मिलना है। तेरा मामू इसी दिन से गायब है जिस दिन से तेरा शोहर यहाँ से गायब हुआ है। हो सकता है तेरे मामू के बारे में पता चल जाए। तंजीम ने एक आग से पूछा था। जब रुख ने पीछे खड़े हिजर की तरफ इशारा किया, वो है हिजर मामू। दुबई में सबसे पहले मैं इन्हीं से मिली थी। रुख ने मुस्कुराकर बताते हुए इनकी परेशानी दूर की। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो देखना तक दोबारा न करेगा। तंजीम ने मुस्कुराते हुए देखा था। पिछले जिंदगी से एक बार फिर से नजर झुका ली। हमें आपसे कोई गिला नहीं तंजीम बाजी, तो नसीब में लिखा था वो जरूर मिलता है। शादी में जरूर आइएगा। हिजर एक पल उनके करीब रुका और अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला गया, लेकिन इस बात ने तंजीम को बहुत राहत पहुंचाई थी। सब बैठे बातों में मगन थे। जब यारम जमीन पर फातिमा बीवी के सर में सब बैठे बातों में मगन थे। जब यारम जमीन पर फातिमा बीबी की गोद में सर रखे बैठा था, ताजिम इनकी सारी तैयारियां कर रही थी। जब इसका फोन बजा, ताजिम ने मारिया का नंबर देखते हुए फोन उठा लिया। रात के 8 बज रहे थे। मारिया की अब तक कोई खबर न थी। वो अक्सर ही इतनी देर से घर आती थी, इसलिए फातिमा बीबी ने इतना ध्यान न दिया, लेकिन आज जिसने इन्हें फोन किया था, फोन उठाते ही उन्होंने मारिया की आवाज सुनाई दी, अम्मी मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये आदमी मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा ले अम्मी। मारिया चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि तंजीम खड़ी हो गई। इन्हें देखते हुए सारे ही अपनी अपनी जगह परेशान थे कि अचानक हुआ क्या था। तू कहाँ है? क्या हुआ है तुझे? बोल, बता मुझे। मारिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी वो मेरे पास आ रहा है, अम्मी प्लीज मुझे बचा ले। अम्मी एक चीख के साथ फोन बंद हो चुका था। पता नहीं मारिया को क्या हुआ है, बहुत चीख रही थी। न जाने वो कहाँ है, न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। तासीम रोते हुए फातिमा बीबी को बताते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी। 1 मिनट, मुझे मारिया का नंबर दे, हम इसका नंबर ट्रेस करके इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप प्लीज टेंशन न लें। हिजर ने इनका हाथ से फोन लेते हुए कहा था। तभी दरवाजा बजा। सारम और उर्फा अपने बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुए थे। अच्छा हुआ सारम, तुम आके जल्दी से ये नंबर ट्रेस करो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुंचना है, मारिया की जान खतरे में है। हिजर मोबाइल सारम के हवाले करते हुए बताने लगा था, अब घबराई नहीं, मारिया को कुछ भी नहीं होगा। शारफ ने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया, जबकि वो बेजान सी वहीं कुर्सी पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई थी। याला मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत कर, याला मैं लाख गुनहगार से ही मेरी बेटी की जान बचा ले, याला मेरी गलतियों के, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्चियों को न दे। ताजीम रोते हुए बोल रही थी। तानिया और रूही से संभालने में लग चुकी थी। नंबर ट्रेस हो चुका था। वो जल्द से जल्द इस जगह पर पहुंचे जहां से इन्हें मारिया की लास्ट लोकेशन मिली थी। जगह मुकम्मल वीरान थी, यकीनन ये कोई ज़ैर तमीर बिल्डिंग थी। लोकेशन तो यही की है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सारम ने कहा था। सारम, पुलिस वाला बन के मत सोच, कातल बन के सोच, इनकी लोकेशन अपने आप पता चल जाएगी। शारफ इसके कंधे पर हाथ मारता आगे बढ़ चुका था। अब एक गुंडा मुझे सिखाएगा कि मुझे किसको कैसे बचाना है। वो दोनों हाथ सामने बांधे
पूछने लगा, जबकि हिजर और यारम इन्हें अपनी बातों में उलझा देकर आगे बढ़ चुके थे। यारम, ये देखो, ये किसी लड़की के इयररिंग्स हैं। काफी बेदर्दी से नोचा किया है इसने इयररिंग पर लगे खून को देखते हुए कहा था। खून ताजा है, मतलब कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। खुदारा मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो अपने आप को बचाते हुए बोलती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन, ये इतना महंगा फोन, इतने महंगे कपड़े, ये पैरों में पहनी हुई सैंडल, ये बैग फ्री में तो नहीं आया। हर वक्त मुझे चकमा देकर भाग जाती है, आज कैसे भागेगी? आज तुझे इन सब चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत अच्छा कर लिया तेरे ऊपर। तुम कहते थे ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे शादी करोगे, तो आप मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हो? इतना प्यार करते थे तुम मुझसे, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। मारिया रोते हुए इसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, कौन सी मोहब्बत? ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें एक रात के लिए पाने के लिए किया, इतना खर्चा किया तुम पर, इतना कुछ दिया, और तुम सीधे तरीके से मेरे हाथ नहीं आ रही। मैं किसी भी लड़की के साथ 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, लेकिन तुम्हारे साथ कितने ऐसे हूँ, और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। क्या सच्ची, क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ हाँ, नहीं, सब झूठ है। कितने गरीब से, किसी गरीब से तो तुम लोग मोहब्बत की बात नहीं हो, किसी गरीब से तुम लोगों को मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि कोई गरीब तुम लोगों को ये सारी चीजें नहीं दे सकता। अगर तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत की कदर होती ना, तो फिर कभी भी मुझसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना मारिया, तो अपने घर वालों से छुपकर मुझसे बात ना करती। जो मोहब्बत सच्ची हो ना, इसमें डर नहीं होता। तुम जैसी लड़कियों को किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, और मुझे तुम जैसी लड़कियां। अब बस ये रोना धोना बंद करो और मुझे मेरी नाइटों का कीमत चुका दो। यार ये तुम यार ये तो बहुत शोर मचा रही है, इसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा था। कोई बात नहीं, इसका मुंह अभी बंद करता हूँ। तीसरा इसके करीब आते हुए बोला। वो इसका मुंह पकड़कर जबरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक जोरदार धक्के से वो दूर जाके रहे। इससे पहले कि बाकी दो को संभलने का मौका मिलता ही जरूर शारफ इन पर टूट पड़ी। यारम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल के इनके माथे पर रखा था। नहीं यारम, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सारम ने इसे समझाते हुए पीछे करना चाहा। सारम, इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं। जो माँ दौलत की इज्जत नहीं कर सकता, वह मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाता, इसे रूह को दी हुई कसम याद आ गई। हिजर में से मारना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मार सकता। वो सारम को इग्नोर करता हिजर से बोला था, तुम्हारी भांजी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। हिजर इस बार वो चिल्लाया था, जब हिजर ने अपना पिस्तौल निकालकर जमीन पर बैठी इस आदमी पर गोली चला दी। अब ठीक है, रिलैक्स, हिजर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था, जबकि सारम इनकी हरकत पर सर दाह भरकर रह गया, और दूसरे दोनों खौफजदा नजरों से इसे देख रहे थे। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। आज से हम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। लड़के बुरी तरह से रोते हुए बोल रहे थे। लेकिन जिस लड़की की तरफ देखा है, इसका हिसाब तो चुकाना होगा ना। इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम ये हरकत कर चुके हो, और डेवल के कानून में इस गुनाह की कोई माफी नहीं। तुम लोग मारिया को लेकर यहाँ से निकलो, मैं और ही से थोड़ी देर में आते हैं। इसने शारफ की तरफ इशारा किया, तो वो इसके हुक्म की तकमील करते हुए मारिया को लेकर वहां से निकल गया था। आप लोग पुलिस में हैं क्या? मारिया, जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी शारफ ने इसे पानी लाकर दिया, जिसे पीते हुए वो इनसे पूछने लगी थी। शारफ कुछ न बोला, लेकिन सारम ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई थी। कुछ ही देर में हिजर और यारम आ चुके थे। थैंक यू सो मच यारम भाई, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो न जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, मारिया ने रोते हुए कहा था। मारिया, आज जो कुछ भी हुआ इसमें ज़्यादा गलती तुम्हारी है। वो लड़के तुम्हें देखने की हिम्मत क्यों कर पाए? क्योंकि तुमने इनको मौका दिया ऐसा करने के लिए। इसने तुम्हें महंगे तोहफे दिए, तुमने ले लिए। इसने तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे दिए, तुमने उड़ा दिया। इसने तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर दी, तुमने खुशी से लेती रही, और इन सबको इसकी मोहब्बत समझती रही। लेकिन ये सब कुछ मोहब्बत नहीं है मारिया। मोहब्बत इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं होती। क्या मुँह दिखाती अपनी माँ को? अगर यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो वो औरत जीते जी मर जाती। इसकी एक बेटी अपने ही घर में सुखी नहीं है, दूसरी बेटी घर से भागकर इसका नाम बदनाम कर चुकी है। तुम क्या करने जा रही थी? तुम खुदा वास्ता, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो क्या हो जाता? आजकल की लड़कियां इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जो आदमी तुम पर पागलों की तरह पैसे लौटाता है, वो तुम्हारी मोहब्बत के लालच में नहीं, तुम्हारी जिस्म के लालच में करता है। मैं हर मर्द को गलत नहीं कहता, कुछ होते हैं मर्द सच्ची मोहब्बत करने वाले, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। मारिया, खुदा के लिए समझ जाओ, ये लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। आज जो कुछ भी हुआ, इसमें जितनी गलती इन लोगों की थी, इतनी ही गलती तुम्हारी भी थी। अगर वो गलत है तो सही तुम भी नहीं हो। तुम लोग मोहब्बत को कौन से तराजू में तोलते हो? दौलत के, जिसके पास दौलत है, ज़्यादा मोहब्बत है, वो ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ये ना सिर्फ गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। कहा, चलो ताज़ीमाती तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो इसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी में बैठ चुका था। मारिया रोते हुए इसके पास आकर बैठ गई थी। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहती थी अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि खियारम भाई और उनके दोस्त वहाँ पहुँच गए, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल न रहती। मुझे माफ़ कर दिया अम्मी, मैंने आपके साथ सारी बातें मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपकी सारी बातों को गलत समझा। मैं आपको अपना दुश्मन समझ बैठी थी। मारिया रोते हुए तंजीम के गले लगकर बोली थी, जबकि वो शुक्रगुजार नज़र से इनकी तरफ देख रही थी। फातिमा बीबी फखर से अपने बेटे को देख रही थी। मुबारक हो, तुम भी गुंडों में शामिल हो गए हो। शारफ ने सारम के कान के करीब कहते हुए अपनी बत्ती सी नुक्की नुमाइश की थी, जिसे घूरकर देखते हुए सारम भी फातिमा बीबी से बातों में मगन हो गया था।
फातिमा बीबी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। रुख ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आज हिस्सा ने हमारे घर की इज्जत बचाई। मैं कभी इन बच्चों को इनका हक नहीं दे पाई। अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या रुख की रुखसती मेरे घर से हो सकती है? ताजिम ने इनके हाथ सामने हाथ जोड़ते हुए कहा तो फातिमा बीबी ने इनके हाथ थाम लिए थे। ये तुम कैसी बातें करती हो ताजिम? रुख तुम्हारी बेटी है, वह तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। फातिमा बीबी ने खुले दिल से इजाजत देते वो हिजर को देखने लगी। हिजर तुम मेरे घर के बेटे हो, लैला मेरे घर की बहू है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस बार इसने हिजर के सामने हाथ जोड़ना चाहे जब हिजर ने इनके हाथ थाम लिए थे। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ तासिम बाजी, लेकिन यारम रुख को जाने की इजाजत नहीं देगा। हिजर ने कहा था। वो कौन होता है मना करने वाला? अभी सिर्फ शादी की बात चली है, शादी हुई नहीं है जो इस पर हुक्म चलाएगा। तासिम तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, मैं धूमधाम से अपनी बहू ब्याह कर लाऊंगी। फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा तो वो शर्माई थी। पगली इतना यारम से नहीं शर्माती जितना मुझसे शर्माती है ये। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए इसकी बेलाएं ली। सब लोग शादी की तैयारी में जुट चुके थे, जबकि फातिमा बीबी आराम से बैठी इन सबको देख रही थी। क्या हुआ अम्मी, आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? यारम इन्हें खामोश बैठे देखकर पूछने लगा, क्या है ये सब कुछ? यारम मैंने कहा था शादी के लिए ये, अरे ये कौन सा तरीका है शादी करने का? ना लड़का लड़की मिले हैं, ना एक दूसरे से बात हुई, ना एक दूसरे को पसंद किया और ना ही मंगनी हुई। तुम लोग तो डायरेक्ट ही दिन डालने लग गए हो। ऐसी शादी की ख्वाहिश नहीं है मेरी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ तुम्हारी शादी। पहले तुम रूह से मिलो, इससे बाहर लेकर जाओ, डिनर करो, प्यार मोहब्बत की बातें करो, फिर लड़की को यहाँ लेकर आओ, मुझसे मिलवाओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं करूंगी तुम्हारी शादी। फातिमा बीबी ने सीरियस अंदाज में कहा था। लेकिन इस सब के दौरान यारम के लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड को जुदा ना हुई थी। तो आप मेरी लव मैरिज करवाना चाहती हैं? यारम ने इन्हीं के अंदाज में पूछा तो उन्होंने हार में गर्दन हिलाई थी। तो मैं अपनी पसंद की ही लड़की ना ले आऊँ, पहले इसके साथ चक्कर चलाता हूँ, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हैं, इसके साथ डेटे मारता हूँ, फिर जब कंफर्म हो जाए कि इसके साथ शादी करनी है तब आपसे मिलाने लेकर आता हूँ, वरना वहीं छोड़कर कोई दूसरी बनाता हूँ। यारम इन्हें देखते हुए बोला, जबकि इनकी गुड़ी पर वो खामोश हो गया था। मेरी बहू बन के रूह ही मेरी बहू बनकर रूह ही इस घर में आएगी। शराफत से रूह को जाकर पटाओ ताकि मैं इसके घर रिश्ता लेकर जा सकूं। फातिमा बीबी के अंदाज पर वो क्या क्या लगाकर हंसा। यानी अब मैं लव मैरिज भी आपकी मर्जी से करूंगा? वह इन्हें कह रहा था जबकि वह दरवाजा बंद करके अंदर चली गई थी। यारम का कहकर एक बार फिर से बेसाख्ता था। देखो रूह, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कल तुम और यारम एक होटल में मिलने वाले हो और वहाँ सब कुछ परफेक्ट रहना चाहिए। यारम को ना जीन्स में लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तुम कल जीन्स पहनकर इनसे मिलने के लिए जाओगी और मेरी हाई हील्स चेक करो, वो तुम्हें फिट आ रही हैं। मासूमा जाओ, मेरे मेकअप का सामान निकालो, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मैं कल तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार करके भेजूंगी। यारम इनका इनकार ही ना कर सके। एक मिनट लैला, तुम्हें किसने कहा कि यारम को जीन्स में लड़कियां पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रूह ने यकीन से कहा था। पहली बात कान खोल सुन लो, मैं तुम्हारी मामी हूँ, मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करो। मेरे रिश्ते की थोड़ी इज्जत करो। लैला ने इतराते हुए कहा था। तो मासूमा ने नजरें घुमाई। और यारम को क्या पसंद है क्या नहीं मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, पूछो कैसे? लैला ने इसके सामने जवाब देते हुए सवाल किया था। कैसे? रुख लेना चाहते हुए पूछा था। लैला को इसका कोई जवाब ना सूझा। कैसे क्या? इतने टाइम से मैं इसके पास रही हूँ, तुमने तो तुम्हें नहीं क्या? कैसे इतने टाइम से इसके पास रही हो तुम्हें नहीं पता? खैर मैं बता ही देती हूँ। देखो रूह, यारम को कल तुमसे मिलकर ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो पहले कभी तुमसे नहीं मिला। मतलब अगर इसे वही पुरानी वाली रूह मिली है तो वो दूसरी शादी क्यों करेगा? पहले वाले निकाह में भी कोई बुराई नहीं थी। तुम्हें तो वो वैसे भी हासिल कर ही चुका है। हमें इसकी एक्साइटमेंट बढ़ानी होगी। इस पर जाहिर करना होगा कि इस बार इसे अपनाने वाली नहीं बल्कि एक नई रूह मिलेगी और इस रूह को देखते ही वो पहली नस्ल का आशिक बन जाना चाहिए। वो तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाना चाहिए। मैं कल तुम्हारी कुछ लुक बनाऊंगी कि वो तुम्हें देखता ही रह जाए और फौरन जमीन पर बैठकर तुम्हें प्रपोज कर दे। लैला ने कहा था। वो सब कुछ तो ठीक है लैला, मेरा मतलब है लैला मामी, लैला की गुड़ी ने असर किया था। मैं इनके सामने जीन्स पहनकर कैसे जाऊंगी और हाई हील्स में तो मुझे चलना भी नहीं आता। रूह ने अपनी परेशानी बताई थी। ये लो मैडम प्रैक्टिस करो बैठकर, इसने अपनी हाई हील सामने रखते हुए कहा था। और जीन्स की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से तुम अबाया पहन कर जाओगी, वहाँ होटल के रूम में जाकर उतार देना। उसके बाद जो मैं कहूँ तुम यारम के सामने बिल्कुल सेम टू सेम वही कहोगी। यार यारम को कुछ तो न्यू फीलिंग्स आनी चाहिए। इसने मासूमा की तरफ नजरें घुमाकर देखा और शरारत से हंसी, जबकि मासूमा अपना कहकर रोकती कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपकी मर्जी की लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो मैं फौरन इनकार कर दूंगा। यारम इनकी गोद में सर रखते हुए मुस्कुराकर बोला था। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, बेशक तू जवान हो गया है लेकिन मर्जी अब भी मेरी ही चलेगी। फातिमा बीबी ने से घूरते हुए कहा था। मुझे नहीं पता, बस आप कान खोलकर सुन लें। मुझे रूह जैसी बोरिंग लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो कोई कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लड़की चाहिए। रूह जैसी लड़की का क्या फायदा? यारम ने मजीद दफा दिया था। यारम तुम बहुत पिटोगे मेरे हाथों। वो गुस्से से अपना जूता निकालते हुए बोली। अच्छा दिल खोलकर पीट लीजिएगा, पहले दवाई खा लें। वो मेडिसिन उठाते हुए बोला। मुझे नहीं खानी, बहुत गंदा जायका है इसका। फातिमा बीवी ने मुंह बनाया था। बिल्कुल भी गंदा जायका नहीं, इसका रंग देखें कितना प्यारा है। यारम ने शरारत से कहा, जिस तरह वो बचपन में से दवाई देते हुए कहती थी। इसके इस तरह से कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। यारम भी अपने बचपन को याद करते हुए मुस्कुराया, लेकिन ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए। इनका साथ सिर्फ चंद दिनों का था। वो इन्हें दवाइयां खिलाकर बाहर निकल गया, जिसे रूह की जरूरत थी, जिसके साथ वो अपना हर गम शेयर कर सकता था। लेकिन 2 दिनों से वो इसे देख तक नहीं पा रहा था। कल का सारा दिन तुम मेरे साथ होगी, तुमसे अपनी बातें शेयर करूंगा। ये सुबह कब होगी? इसने अंधेरे को एक खतरनाक गोली से नवाजते हुए कहा था। लेकिन अफसोस है इस पर यारम की गोली का कोई असर ना हुआ था। वो अभी भी होटल में पहुंचा था। सर आपका रूम
सीटिंग फ्लोर पर है। बेर ने आकर बताया था। रूम क्यों बुक करवा दिया? हम तो बस मिलने वाले थे ना। मतलब हिजने से रूह के साथ पर सुकून सा वक्त देने के लिए रूम बुक किया। वह मुस्कुराते हुए रूह के रूम की तरफ जाने लगा। इसे लगा था कि रूह अभी तक नहीं आई होगी, लेकिन बेड पर इसका भाया देखकर वो मुस्कुराया। वॉशरूम का दरवाजा बंद था। वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर इसका इंतजार करने लगा। हेलो लैला, मेरा मतलब है लैला मामी। यार हम कमरे में आ गए हैं, मैं कैसे इनके सामने जा सकती हूँ? लैला और हिजरी से रूम में छोड़कर जा चुके थे और वह वॉशरूम में खुद को कैद किए हुए थी। रूह देखो, जो कुछ मैंने कहा है अगर तुमने नहीं किया तो देखना मैं तुम्हारी वो पिटाई करूंगी कि बस भूलो मत। भूलो मत, मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामियाँ बहुत जालिम होती हैं। लैला ने इसे डराते हुए फोन बंद कर दिया था क्योंकि सामने से हीजर आ रहा था इसके लिए आइसक्रीम लेकर। ये ले मैडम आपकी आइसक्रीम। हीजर ने आइसक्रीम इसे देते हुए कहा था। थैंक यू सो मच। लैला मुस्कुराई। वैसे एक बात तो बताओ, ये तानिया तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं चिपकती? लैला ने जांचती नजरों से इसे देखते हुए कहा था। अच्छा शायद खैर, क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी भांजी लगती है। हीजर ने लापरवाही से कहा। ओ हेलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है, और वैसे भी तुम्हारी भांजी के तौर पर मैं सिर्फ रूह को ही कबूल कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि इसे इसके ज्यादा पास मत जाओ, वरना लैला ने सीरियस अंदाज में इससे दूर होकर सीरियस अंदाज में कहा, इसे दूर रहो वरना लैला ने वरना अच्छा नहीं होगा। वो हिजर को मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई थी। गुड बॉय, लैला ने कहते हुए बेसाख्ता इसके गालों को अपने लब्बू से छुआ। लैला, ये पाकिस्तान है, हिजर ने याद दिलाया। तो क्या पाकिस्तान में अपने हबी को प्यार करना अलाउड नहीं? लैला ने मासूमियत से पूछा था। अलाउड है मेरी जान, लेकिन सिर्फ अपने कमरे में, यूं सरेआम नहीं। हिजर ने समझाया तो लैला सॉरी बोलकर बात खत्म कर चुकी थी, जबकि हिजर जानता था कि इसकी बात को वो बिल्कुल भी नहीं समझी। सुने, अम्मी की बहू बाहर निकल आई, वरना मुझे बता दे, मैं चला जाता हूँ। यारम इसे देखने के लिए जितना बेचैन था वह इतना ही इसे इसका जब्त आजमा रही थी। अब यारम ने बाकायदा वाशरूम का दरवाजा खटखटाया था। जी यार, मैं बस आ रही हूँ। बड़ी मुश्किल से यह अल्फाज अदा करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस जाहिर करने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोलने लगी। हिम्मत करो यारम, पर तो नहीं, ये बात साबित करनी है कि तू पुरानी नहीं बल्कि नई रूह, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट रूह है। अपने आप को हिम्मत देते हुए कदम बाहर की तरफ उठाए थे, जहां यारम बेचैनी से कमरे के चक्कर काटते हुए सिगरेट पी रहा था। जब मुड़ा तो नजर की जीन्स पर शॉर्ट रेड टॉप पर पड़ी, सारे बाल पोनीटेल में बंधे, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई, पैरों में हाई हील पहनकर किसी भी एंगल से वो इसकी सीधी सादी रुख नहीं लग रही थी। एक पल के लिए यारम इसके रूप में खोसा गया, जबकि इसकी नजरों से कंफ्यूज होते हुए आगे बढ़ी और अगले ही कदम पर साबित हो गया कि वो उसकी मासूम सी सीधी सादी रूह ही है। यारम ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे थाम लिया, वरना वो बुरी तरह जमीन पर गिरती। इसकी बाहों में झुकती, वो आंखें बंद की इसकी गिरफ्त में कांप रही थी। खूबसूरत लब बरस रहे थे। यारम का दिल बेईमान होने लगा। इन लबों को छूने की हसरत शिद्दत से जागी थी, जिस पर लब्बे कहते हुए उसके लबों पर झुका। रूह को यकीन होते ही कि वो गिरने से बच गई है, फौरन इसकी गिरफ्त से निकली थी और यारम की हसरत हसरत ही रह गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाती बेड पर आकर बैठी थी। अपनी ख्वाहिश पूरी न होने पर यारम ने इसे घूरा, जबकि उसकी ख्वाहिश से अनजान अपने आप को परसुकून करके ये लैला की बताई हुई बातों को सोचने लगी। जी तो मिस्टर यारम, आप सिगरेट पीते हैं? इसने जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े की तरफ इशारा किया था, जो शायद इसे बचाते हुए इसने जमीन पर गिरा दिया था। इसके अंदाज पर वो मुस्कुराया, यानी इसे मुकम्मल तैयारी के साथ भेजा गया था। जी मैं सिगरेट पीता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरी सिगरेट पीने से? यारम भी इसके सामने बैठकर बोला। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? कौन सा हमारी शादी होगी? रुख ने लापरवाही से कहा था। मतलब शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है? यार मैं दिलचस्पी से पूछा। ये शादी के बाद सोचेंगे, कि शादी हुई तो मेरा मतलब है हम एक दूसरे को पसंद आए तो। रुख तो कॉन्फिडेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। तो किस तरह का शोहर चाहिए आपको? यार ने पूछा था। मुझे तो बस आप ही चाहिए। रुख ने दिल में सोचा, बेचारी ने सिर्फ कपड़े ही तो बोर्ड पहने थे, वो अंदर से तो वही बेवकूफ सी रुख थी। वेल एजुकेटेड, हैंडसम, कैरिंग, इसने लैला वाला जवाब दिया, जिस पर वो मुस्कुराया था। आपको किस तरह की बीवी पसंद है? रुख ने कहते हुए इसके नजदीक आई, उसके हाथ को अपने नरम हाथों से छुआ। लैला तुम बहुत पिटने वाली हो मेरे हाथों, मेरी मासूम सी रूह को क्या बना डाला है? यारम ने सोचा और उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। खैर मुझे सीधी सादी। यारम ने अभी बोलना ही शुरू किया था कि रूह इसके मजीद नजदीक आई। मेरी जैसी। रुख ने से अपना चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा था। सीधी सादी भोली भाली मासूम सी, जैसे दिखते ही सुकून मिले। मैं दिन में एक बार इसकी शक्ल देख लूं तो पूरा दिन खुशगवार गुजरे। यारम ने इसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर थाम लिए, जैसे कि मेरी रूह है। यारम ने मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा था। इसका मतलब इस 2 घंटे की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ? रूह ने अपनी तरफ इशारा करते हुए खड़े होकर कहा। तुम्हें किसने कह दिया था कि मुझे इस टाइप की लड़कियां पसंद है? यारम ने इसकी हुले की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही इसकी तैयारी पर एक मुकम्मल नजर डाली। लैला ने। रुख ने मुंह बनाकर कहा, जैसे लैला की शिकायत लगा रही हो। मेरा बच्चा, मुझे इस तरह की लड़की अगर पसंद होती तो वहाँ क्या ऐसी लड़कियों की कमी थी? मुझे तो मेरी रूह का इंतजार था। यारम ने इसका हाथ थाम कर इसे वापस अपने करीब बिठाया तो रूह ने सबसे पहले अपने पैरों में पहने हुए हाई हील्स उतारकर दूर फेंके। पैरों में दर्द हो गया है मेरे तो। यार हम 2 मिनट इंतजार करें, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रूह ने अपने पास पड़ा हुआ बैग उठाया, मतलब कि वो इसकी भी तैयारी करके आई थी। यारम ने इसे इजाजत दी तो वो 5 मिनट के बाद सीधा सा सफेद रंग का सूट पहनकर बाई रही थी और यारम के करीब आकर बैठ गई। बेबी लिपस्टिक क्यों उतारी? कितनी प्यारी तो लग रही थी। यारम ने आज पहली बार से इस रंग की लिपस्टिक में देखा था, जिसकी अक्सर बस की फरमाइश करती रहती थी। अभी नहीं, वो शादी के बाद। रुख ने हमेशा की तरह लारा लगाया।
मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। वो उसका हाथ पकड़ कर अपने करीब करने लगा और अपने दिल में मचलती ख्वाहिश पूरी करने लगा। ये भी शादी के बाद। रुख ने जल्दी से बोलकर पीछे हटी थी, तो यारम भी मुस्कुराकर पीछे हट गया। वो अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए इतना तो कर ही सकता था। इसे पीछे हटा कर वो परसकून होकर बैठ गई थी। यारम, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यारम आप इतने क्यों बेबस हो गए हैं? हम फातिमा बीबी को दुबई या किसी दूसरे मुल्क लेकर चलते हैं ना, जहाँ इनका इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। रुख ने फिक्रमंदी से कहा था। रुख, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी माँ को बचाने की कोई कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है अगर इनके बचने की चांस होती तो क्या मैं कोशिश ना करता? रुख, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, जो दिमाग से पूरे जिस्म में फैल चुका है। वो पहले तकलीफ बर्दाश्त करती रही हैं और किसी को कुछ बताया नहीं। और जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें पता चला रुक इनके पास बस यही चंद दिन है। मैंने इनसे कहा कि मैं किन्हें किसी दूसरे मुल्क के इलाज के लिए लेकर चलता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो अपना आखिरी वक्त अपने अपनों के साथ गुजारना चाहती हैं, आज़ाद और बेफिक्र। यार, हमने रुक को फातिमा बीवी के बारे में बताया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। यार, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? इसकी आंखों में पानी आ चुका था। रुख ने फिर से पूछा, है कहा से कि यकीन के साथ। यारम कह दे कि कुछ हो सकता है, लेकिन यारम ने इसे झूठी उम्मीद ना दिलवाई थी। नहीं रुख, हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इनका आखिरी वक्त खूबसूरत बनाने के। यारम ने रुख के आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए अपने सीने से लगाया। अभी तो बहुत कुछ ठीक हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था यारम, सब कुछ खराब हो गया। रुख ने रोते हुए कहा था। रुख, प्लीज रोना बंद करो। ये इनके आखिरी दिन है, हमें ये दिन खूबसूरत बनाने हैं, इन्हें वो खुशियां देनी है जिनकी वो तमन्ना करती हैं। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोला। तो रुख ने इस बात में सर हिलाया था। ये तुम क्या लड़की को तार रहे हो? लड़के, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा मेरे घर में कौन सी कबूतर गड़ी हो रही है? फातिमा बीबी ने भाई धूप में बैठे शारफ के कान पकड़ कर कहा, जो कब से मासूमा को अपनी नजरों के हिसार में लिए बैठा था और इसकी नजरों से कंफ्यूज होते हुए अपना काम नहीं कर पा रही थी। वो जो कभी इसकी तरफ से घूरने पर शर्माती तो कभी गुस्से से घूरती, लेकिन शारफ डीठ बना इसे घूरे जा रहा था। जो फातिमा बीबी तो क्या घर में आए कुरान पढ़ने वाले बच्चों ने भी नोट कर लिया था। फातिमा बीबी में तो देख रहा था कि अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। शारफ ने अपना कान सहलाते हुए कहा, तो क्या जनरल लगा है तू इस पर? वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो सजा देगा इसे। चल जल्दी से झाड़ू उठा और जाकर छत की सफाई कर। एक एक कोना चमका के आ, और अगर सफाई ठीक से ना हुई तो मैं तेरी वो हालत करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। फातिमा बीबी गुस्से से बोली थी। यारम क्या कम हिटलर का जानशीन था? फातिमा बीबी इससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। आ जा यारम, तो कहती हूँ ये कबूतर गड़ियां मुझे पसंद नहीं, इसकी भी शादी कर। मेरे दिल खोलकर एक दूसरे की आंखों की प्यास बुझाना। वो अपने कमरे में जाते हुए बोली थी। जबकि इनकी बातें सुनकर मासूमा का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। हद है, शारफ को भी बास नहीं आएगा। मासूमा कमरे में फातिमा बीवी को खाना देने आई तो वो सो रही थी। यार, ने सख्ती से कहा था कि इन्हें वक्त पर खाना दिया जाए और मेडिसिन थी। मासूमा ने सोचा और इन्हें जगाते हुए इनके करीब आई। वैसे भी नमाज का वक्त होने वाला था। फातिमा बीबी खाना खा ले और नमाज का वक्त होने वाला है। वह इनके करीब आकर कहने लगी, लेकिन वो ना हिली, जबकि इनकी नींद बहुत कच्ची थी। वह जरा सी आहट से जाग जाती थी। फातिमा बीबी मासूमा ने इन्हें हाथ लगाकर जगाना चाहा, लेकिन वो नहीं उठी। मासूमा को परेशानी होने लगी। शारफ छत की सफाई करके हिजर के पास जा चुका था, जबकि सारमा और रूपा शादी की शॉपिंग के लिए गए हुए थे। इसने एक बार फिर से फातिमा बीबी को जगाने की कोशिश की। फातिमा बीबी उठे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं इसके पास जाकर पूछने लगी, लेकिन इस पर भी बोलना चाहती तो मासूमा घबरा गई। इन्हें जगाने की कोशिश में नाकाम होती वो बाहर की तरफ भागी थे। ताजिम के घर की दीवार तक आई। आंटी प्लीज जल्दी से आए, किसी को भेजें, फातिमा बीबी को कुछ हो गया है। वो इतना कहती हुई कमरे की तरफ भाग गई थी। फिलहाल वो ठीक है, लेकिन आगे भी ठीक रहेंगी, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। देखें, अस्पताल की जरूरत है, इन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप इन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं ताकि इनकी सेहत को मजीद नुकसान ना पहुंचे, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा था। क्या आपके अस्पताल में रहने से मैं बच जाऊंगी? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचूंगी। मैं आखिरी वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सुकून से जी नहीं सकती, लेकिन मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। यारम, अब घर चलो, मुझे इस माहौल में घुटन हो रही है। फातिमा बीबी ने डॉक्टर को इग्नोर करते हुए यारम से कहा, तो वह इन्हें वापस घर लेकर जाने के लिए उठा था। लड़की पसंद आई? वो मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार कर बोली। जब यारम ने पकड़कर दोबारा लगा दिया था। जी पसंद आई, यारम ने जवाब दिया। तो वे जल्दी से रिश्ता लेकर चलते हैं, ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास यारम, मेरे दिन खत्म हो रहे हैं। वो बेबसी से बोली तो यारम रो दिया था। प्लीज मत जाए मुझे छोड़कर, आज आखिर वो मर्द से बच्चा बन गया था। जाना तो पड़ेगा ना, अल्लाह का बुलावा है, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। आप कहें ना इनसे कि आपके बेटे को आपकी जरूरत है, वो वैसे भी आपकी सारी बातें मानते हैं। यारम किसी छोटे बच्चे की तरह इनसे लिपट कर रो रहा था। ऐसे रोते हुए भेजेगा तो मैं खुशी खुशी नहीं जा पाऊंगी। मैं तुम सबको खुशी खुशी छोड़कर जाना चाहती हूँ, मगर तुम इस तरह से रोते हुए रुखसत करोगे तो मुझे सुकून नहीं आएगा। फातिमा बीबी इसके आंसू देखकर रो दी। तो यारम ने फौरन इनसे अलग होकर अपने आंसू साफ किए। नहीं रो रहा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक और खुश भी हूँ। वो इनके माथे पर बोसा देकर बाहर निकल गया। शायद मजीद इनके सामने अपने आंसू रोक नहीं सकता था। बाहर हिजर सारम और शारफ इसका इंतजार कर रहे थे। इसकी आंखें देखकर हिजर ने आंखें बढ़कर से अपने गले से लगाया, तो सारम भी दोनों के साथ आ लगा था। शारफ भी अपनी आंखों से आंसू साफ करता इनके साथ आ गया। सब उदास थे, लेकिन वो जानते थे कि इन्हें खुश रहना होगा, अपने लिए ना सही अपनी माँ के लिए, ताकि वह इसे खुशी खुशी रुखसत कर सके। अरे फातिमा बीबी आए ना, ताजिम ने दरवाजे पर देखकर कहा था। डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा था। आप इस तरह से ताजिम ने
इन्हें देखकर हैरान हुई थी। हाँ, मैं अपने बेटे यारम का रिश्ता मांगने आई हूँ तुम्हारी बेटी रूह के लिए। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा नेक काम में देर कैसी। मेरे बेटे को तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई, अपनी बेटी से भी पूछ लो कि इसे मेरा बेटा पसंद है या नहीं, फिर हम बाकी बातें बाद में कर लेते हैं। फातिमा बीबी ने डराते फातिमा बीबी ने कहा तो तासीम मुस्कुरा दी थी। आप अंदर चलकर बैठे तो सही, भी सारी बातें आराम से करते हैं। तंजीम ने इन्हें वेलकम किया था। लड़कियों रूह को जल्दी से लेकर आओ, तासीम ने कहा। ऐसे ऐसे ही ना लेकर आ जाओ, चाय लेकर आओ, चाय बनाओ। इसे बताओ किसकी सास आई है। फातिमा बीबी की आवाज़ ऊंची थी। बाहर की तरफ दौड़ लगाती रूह किचन की तरफ भागी थी और फिर कुछ ही देर में चाय लेकर आई। यार हमने नजर भर कर इसे देखा था। हाँ तो खाना बनाना आता है तुम्हें, सवाल पूछा। जी आता है, रूह ने शर्माते हुए कहा। बर्तन झाड़ू कपड़े वगैरह जी जी सब आता है, रूह ने जल्दी से बताया। अच्छी बात है, बुलाओ मौलवी को। फातिमा बीबी ने धमाका किया। इतनी जल्दी मौलवी? यार ने कहा था। हाँ सबसे पहले निकाह होगा, सबसे जरूरी तो निकाह ही होता है ना। अगर निकाह हो जाए तो समझो शादी हो गई। अब बातें मत बनाओ, जाकर मौलवी को बुलाओ, उन्होंने सख्ती से कहा। और हिजर सारम को पास वाली मस्जिद में मौलवी साहब को बुलाने के लिए कहा, तो वो फौरन ही हाजिर हो गए और फिर कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा हो गई। हाँ तो तज़ीम, अब से तुम्हारी बेटी मेरी हुई। आज रात मेहंदी की रस्म होगी, फिर कल सुबह हम बारात लेकर आते हैं। फातिमा बीबी ने फैसला सुनाया। लेकिन फातिमा बीबी इतनी जल्दी, मेरा मतलब पूरा मोहल्ला वुदू करना है। तासीम ने परेशानी से कहा था। तासीम मेरी तबीयत इस बात की इजाजत नहीं दे रही, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि मैं चंद दिन भी। अभी वो कुछ कह ही रही थी कि यार ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो खामोश हो गई। फिर बोली, बस तुम लोग तैयारी करो, मेहंदी की रस्म आज ही होगी और सुबह बारात दुमदम से लेकर आऊंगी। इस बात ताज़ीम कुछ न बोली थी। मेहंदी का सुनकर मरियम भी आज ही पहुंची थी और सब तैयारी में इनका साथ देने लगी। रूह को बेची हुई रकम में उन्होंने मरियम की शादी तो बहुत अच्छे तरीके से कर दी थी, लेकिन इसके लिए खुशियां नहीं खरीद पाई। हाँ लेकिन हमेशा की तरह आज वो उदास नहीं थी। मरियम बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, ताज़ीम ने पूछी। लेकिन इनकी बेटी अक्सर उदास होती थी, वो शादी का माहौल था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मरियम ने शर्माते हुए कहा था। अम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ और रहील भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हें उन्होंने अपनी माँ बहन से कहा कि अगर किसी ने भी मुझे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देंगे। इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। इनकी माँ भी बच्चे की खबर सुनकर कुछ आजकल बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हैं और फिर सब बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। अब तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है। मरियम ने खुशी खुशी बताया। तो तासीम ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि अब इनकी बेटी भी अपने घर में खुश थी। मुश्किल था लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों ने मिलकर सारा इंतजाम संभाल लिए। यारम की रस्म अपने घर में की गई थी, जिसमें हिजर ने दोस्त का फर्ज निभाते हुए इसके घर में आकर खूब भंगड़े डाले थे। और तो और हिजर ने अपनी मेहंदी का बदला लेते हुए पूरा तेल का प्याला इस पर उड़ेल दिया। जबकि शारफ को जैसे ही पता चला कि दूल्हे की बची हुई मेहंदी लगाने से शादी जल्दी होती है, तो शारफ ने यारम को भी मेहंदी न लगाने दी, बल्कि सारी की सारी खुद लगा ली, जिसकी वजह से इसके दोनों हाथ ही मेहंदी से रंगे हुए थे। तस्वीरें बनाकर मासूमा को सेंड कर दी। सारम और मायरा ने भी भंगड़े डाले थे। यारम की रस्म अदा करने के बाद वो सारे रूह की तरफ आ गए थे। लैला ने हिजर के नाम की मेहंदी लगाकर इसके दिल को खुश कर दिया था, जबकि मासूमा ने अपनी मेहंदी की तस्वीर व्हाट्सएप पर शारफ को सेंड करके इसे भी खुश कर दिया। जबकि रूह यारम दोनों बिछड़े हुए आशिकों की तरह बैठे थे जब सबके सामने। तो वो खुश थे लेकिन असल में बहुत उदास थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, जबकि सबने इनकी इतनी तारीफें किए जा रहे थे। आज सुबह से ही फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। यारम ने बारात कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन फातिमा बीबी नहीं मानी। अब धूमधाम से बारात लेकर इसके साथ आई, लेकिन यारम को आज सुबह से ही कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इसका दिल घबरा रहा था, लेकिन फातिमा बीबी को बताकर वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो फातिमा बीबी को अपने साथ रख रहा था। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो एक सेकंड के लिए भी इन्हें खुद से दूर करे। फातिमा बीबी ने बहुत समझाया, यार मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ रहें। यारम अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जब मोहल्ले की औरतें फातिमा बीबी के पास आई तो न चाहते हुए भी यारम को इनसे दूर होना पड़ा, लेकिन फिर भी इसका सारा ध्यान इन्हीं की तरफ रहा था। फिर रूह को लाकर यारम के पहलू में बिठाया गया। दुल्हन की सुरख लहंगे में रूह गजब ढहा रही थी। दूल्हे के लिबास में यारम भी अपनी मसाला अब था। वो अरबी शहजादा आज अपनी दुल्हन का दिल धड़का रहा था। रूह बेहतियार से देखती ही रह गई। इसे इस तरह से अपनी तरफ देखते पाकर यारम ने आंख मारी थी, जिस पर रूह शर्मा दी। फिर शुरू हुआ मोहल्ले के लोगों के साथ फिल्म बनाने का सिलसिला, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यारम पूरी तरह से उकता चुका था, जबकि रूह इसकी हालत पर हंस रही थी। हंस लो बेबी हंस लो, रात को बताता हूँ तुम्हें। वो बस के कान बोला तो रूह ने इसे घूर कर देखा था। घूरो मत, मुझे लोग क्या समझेंगे, कितनी बेशरम दुल्हन है जो अपने शोर को घूर रही है। यारम ने मजे से कहा था। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूह ने हमेशा वाले डायलॉग बोला था। हाँ हाँ बाबा जानता हूँ, मेरे सिर्फ डिम्पल अच्छे हैं। यारम ने अपना डिम्पल्स की निमाश करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। यारम आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं मर जाऊँ तो भी मुझे कोई गम नहीं। तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने तेरी शादी धूमधाम से की, यही तो ख्वाहिश थी मेरी। जब से तू पैदा हुआ था तब से ही तेरी शादी के ख्वाब देखने लगी थी। बस आज मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। फातिमा बीवी ने खुशी से कहा, लेकिन एक ख्वाहिश है वो भी पूरी करेगा। फातिमा बीवी ने इसे देखते हुए कहा तो यारम ने इनकी तरफ कर मुस्कुराया था। आप हुक्म करें अम्मी, मेरी ख्वाहिश है मैं मर जाऊँ ना, तो किसी को रोने मत देना। यारम मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के गम की वजह बनूं, किसी के दर्द का सबब बनूं। बस तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी
कर देना, किसी को एक आंसू मत बहाने देना, तू पूरी करेगा ना मेरी ख्वाहिश? फातिमा बीबी ने यकीन से पूछा तो इसने इस बात में गर्दन हिला दी थी। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं रोने दूंगा, लेकिन क्या मैं रो सकता हूँ? इसने पूछा। इसके लहजे में गम था, दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन इसकी माँ ने ना में गर्दन हिला दी। यारम ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। जो आप चाहेंगी वही होगा। फातिमा बीबी ने सारी रस्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, हर रस्म अदा की, बल्कि मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर न जाने कौन कौन सी पुरानी रस्में भी अदा की। यारम ने मुस्कुराकर अपनी माँ की हर बात को माना था। अब वो बिल्कुल भी नहीं उकताया हुआ था, बल्कि बहुत फ्रेश लग रहा था, जैसे इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा हो। रूह को यारम के कमरे में बिठाया गया, जैसे शारफ और मासूमा ने सजाया था। यारम की सुबह की बेचैनियां बढ़ने लगी थी। इसका दिल नहीं कर रहा था कि वह फातिमा बीबी को अपनी नज़रों से दूर करे। वो अपने कमरे में आया, जहाँ रूह बैठी इंतजार कर रही थी। वो उसके करीब आकर बैठा था, अभी परेशान लग रहा था। यारम, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों है? रुख ने पूछा। रुख, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो अम्मी के पास चलते हैं। यारम के लहजे में कुछ ऐसा था कि रुख का इनकार ना कर पाई थी। ये दोनों फातिमा बीबी के कमरे में आई तो फातिमा बीबी सो रही थी। यारम, अभी तो आई, इतनी जल्दी कैसे सो गई? मासूमा अपना ड्रेस चेंज करने गई थी, जबकि फातिमा बीबी इस ड्रेस में सो रही थी। यारम ने आकर इन्हें हाथ लगाया तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? यारम ने इन्हें हाथ लगाकर पूछा, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। इस दिन भी अम्मी की तबीयत ऐसी ही खराब हो गई थी। यारम ने बेचैनी से कहा, जब रुख ने इसके कंधे पर हाथ रखा। यारम, मुझे लगता है अम्मी की तबीयत नहीं खराब, बल्कि वो रुख की आंखों से बेख्तियार आंसू गिरा। मासूमा जो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी थी। फातिमा बीबी, मासूमा को हाथ लगाया। इसे अचानक मासूमा कुछ कह नहीं पाई थी, जबकि अपने मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी। रुख ने अपना सर यारम के कंधे पर रखा। नहीं रूह, एक आंसू भी मत बहाना। मैंने अम्मी से वादा किया है, मैं इनकी मौत पर किसी को रोने नहीं दूंगा। तुम भी चुप करो मासूमा, इसने सख्ती से कहा। कोई नहीं रोएगा। शारा, फीजर और सारम को बुलाओ। हम अम्मी को रोकते हुए रुखसत नहीं करेंगे। बुलाओ सबको, यारम ने हुक्म दिया, जबकि अपनी आंख से गिरते आंसू को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बेदर्दी से अपनी आंखें साफ कर रहा था। आज 1.5 महीना हो गया था फातिमा बीबी को गुजरे हुए। तकरीबन सब लोग ही संभल जाते थे। यारम ने सबको रोने के लिए मना किया था, उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सबने यारम के इस फैसले में भरपूर साथ दिया था। यारम बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए, कुछ वक्त और रुक जाते। तासीम ने इसकी जाने की बात सुनकर कहा था। नहीं आंटी, बहुत दिन हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी अब यहाँ है ही कौन मेरा? पाकिस्तान से जुड़ा मेरा आखिरी रिश्ता भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन बेफिक्र है, रूह आएगी आपसे मिलने के लिए। यारम ने मुस्कुराकर इन्हें दिलासा दिया था। यारम, कल तक तो अपने जाने की बात न की थी, अब अचानक आपने वापसी का कैसे सोच लिया? रुख को भी आज ही पता चला था कि यारम वापस जाना चाहता है। रुख, हमारा यहाँ रहने का अब कोई मकसद नहीं, मेरा वहाँ पर काम है और मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा, ये तुम भी जानती हो, इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला किया है। शारफ लैला लोगों भी यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, ये इनका अपना घर नहीं है। हर इंसान को इसके अपने घर की ज़रूरत होती है और इन्हें भी तो अपने घर जाना है, और अब हमारा यहाँ रहने का कोई जोश नहीं बनता। तुम तैयारी कर लो, हम परसों यहाँ से निकलेंगे। यारम इसे कह रखकर अंदर चला गया था। सच तो कह रहा था यारम, अब वो यहाँ क्यों रुकते? अकलौता रिश्ता इनका इस घर से वो भी खत्म हो चुका था। फातिमा बीबी के साथ गुजरा अपना बचपन वो कभी भूल तो नहीं सकती थी, और ना ही इसकी अचानक मौत को कबूल कर पा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इनकी मौत कैंसर से नहीं, बल्कि वो अचानक ही वफात पा गई हैं, क्योंकि कैंसर के मर्ज में बहुत तकलीफ सहते हैं। शायद अल्लाह ने इन्हें तकलीफ से बचाने के लिए जल्दी अपने पास बुला लिया था। रुख, मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलो कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। ज़रूरी ना होती तो तुम्हें ना कहती। लैला ने इसके करीब आकर कहा था। हाँ, क्यों नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक बार यारम से पूछ लो। कल इन लोगों को यहाँ से जाना था। इससे पहले लैला अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहती थी। इसे हिजर का रोक टोक करना, इस पर हुक्म चलाना, इसे अपनी मर्जी के कपड़ों में देखना, ये सारी चीज़ें लैला को बहुत अच्छी लगती थी। आज तक कोई ना था जो इसकी ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करता या फिर इसे सही गलत की पहचान बताता, लेकिन हिजर इसके एक एक मोमेंट को नोट करता था, और लैला को यही चीज़ें अच्छी लगती थी कि किस तरह से वो इसकी हर बात को, हर चीज़ को नोट करता है। लैला को इसका हुक्म चलाना, अपने आप पर हक जताना अच्छा लगता था, इसलिए वो चाहती थी कि वो इसकी पसंद के कुछ ड्रेसेस खरीद ले, और कुछ ना सही हिजर खुश हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, हिजर तुम दोनों को छोड़ आएगा, और जब आना हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। यारम ने इसे इजाज़त देते हुए कहा था। मौसमा को भी अपने साथ ले जाओ, वो बेचारी यहाँ अकेले रहकर क्या करेगी? इससे पूछा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि एक बार पूरा घर ठीक से साफ करवाएगी अपनी निगरानी में, और इसने कुछ खरीदना भी नहीं है। उसे बताकर जा चुकी थी। जबकि वो फातिमा बीबी के कमरे में आया तो देखा मासूमा बैठी फातिमा बीबी की तस्वीर पकड़े रो रही थी। बस के करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ? वो जानता था इस थोड़े से वक्त में मासूमा फातिमा बीबी के बहुत करीब आ चुकी थी। सर, यारम सर, मेरी माँ को भी कैंसर था, और इनके आखिरी वक्त में कोई भी इनके साथ नहीं था। वो बाबा को बहुत मिस करती थी, रोज़ाना फ़ोन करके कहती थी कि वापस आ जाए, और बाबा कहते यहाँ और लोगों को इनकी ज़रूरत है। मुझे तब बाबा पर बहुत गुस्सा आता था, मुझे गलत लगते थे, लेकिन अब नहीं सर, मेरे बाबा ठीक थे, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मासूमा ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ मासूमा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया। अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ।
मैं भी तो देखूं मेरी छोटी सी बहन कैसे चाय बनाती है। याराम ने इसका ध्यान बटाना चाहा तो वह मुस्कुराते हुए उठ गई थी। सच कहते हैं लोग, माँ बाप एक नेमत होते हैं, अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे हसीन तोहफा, लेकिन न जाने क्यों लोग कुछ लोगों को इस रिश्ते की कदर इनके जाने के बाद होती है। वो शॉपिंग मॉल में इस वक्त शॉपिंग कर रही थी जब एक लड़का न जाने कब से इन्हें घूरे जा रहा था। हाथ में सिगरेट लिए उजड़ी हुई हालत में वो कोई गुंडा ही लग रहा था। लैला का दिल चाहा कि जाकर इसका दिमाग ठिकाने लगा दे, जो कब से इनका पीछे किया जा रहा था। लेकिन फिर इसने यहाँ तमाशा करना बेहतर न समझा और हिजर को फोन किया और फिर से सारी बात बताई। हिजर ने कुछ ही देर में आने का वादा करते हुए फोन बंद कर दिया। वो काफी देर से पार्किंग में इसका इंतजार कर रही थी, जबकि वो लड़का न जाने कहाँ जा चुका था। जब हिजर की गाड़ी सामने आकर रुकी, हिजर तुमने इतनी देर लगा दी और लड़का न जाने कहाँ चला गया, वरना डोंट वरी में इस लड़के का दिमाग ठिकाने लगाने गया था, लेकिन यारम को गुस्सा आया, इसका बाजू तोड़ दिया। गलती की इसे बताकर पहली बार तुम्हारे सामने हीरो बनने का मौका मिल रहा था, वो भी हाथ से निकल गया। हिजर ने ठंडी आंख भरकर लैला से कहा था, मेरे डियर हबी, तुम्हें हमेशा मेरे लिए हीरो रहोगे। लैला ने चहकते हुए कहा, जबकि रूह इस लड़की का बासु टूटने के बारे में सुनकर परेशान हो चुकी थी और घर जाते ही इसने यारम से इस बारे में बात करने के बारे में सोचा, लेकिन घर जाकर इसे यारम से बात करने का वक्त ही ना मिला था। अब रात का खाना खा के वो अपने कमरे में आई तो यारम पहले से ही कमरे में था। यार आपने इस लड़के का बाजू तोड़ दिया, रुक अफसोस से बोली थी। दिल तो मेरा इसकी आंखें निकालने को कर रहा था जो तुम्हें देख रही थी। यार ने पुरस्कुर अंदाज में बैठ के क्रोन से टेक लगाते हुए कहा था, यार आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी को नहीं मारेंगे। रुक ने इसे अपना ये वादा याद दिलाते हुए इसके अंदर एहसास जगाने की कोशिश की। जब यार ने अपना सर इसकी गोद में रख दिया, हाँ जन्म, मैंने वादा किया था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, ये वादा तो नहीं किया था ना मैंने। यारम काश में अपने दुश्मन को अगर मार ना दे तो उसे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ता। यारम ने इसे अपने करीब करते हुए कहा जब वो पीछे हटी थी, मेरी बात ना मानने वाले भी मेरे दुश्मन है। इसने रूह की तरफ से पीछे हटने पर कहा था, हाँ मैं दुश्मन हूँ आपकी, मार डाले मुझे भी। रूह ने रूठे हुए अंदाज में कहा था, मारना जरूरी तो नहीं, मैं अपने हर दुश्मन पर अपने दिमाग के हिसाब से वार करता हूँ। तो क्या कहता है आपका दिमाग मेरे बारे में, मुझे किस तरह से मारेंगे? रुख ने दरबदर जवाब दिया था, हाँ हाँ यही तो मसला है जन्म, तुम्हारे मामले में दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ दिल काम करता है। इसे अपने करीब करते हुए फरार की सारी राहें बंद कर दी थी। वो सब लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, सारा सामान गाड़ी में रख चुके थे, इन्हें 10 मिनट में निकलना था। वो सब ताजिम के घर से इनसे मिलकर निकले थे, जबकि रूह को गले लगाए मसलसल लो रही थी। सब लोग बाहर गाड़ी में बैठकर इनका इंतजार करने लगे। जब यारम इसे जल्दी आने का कहकर निकला था, इसने गाड़ी गली की नुक्कड़ पर खड़ी की, क्योंकि अगर यहाँ कोई गाड़ी रुके तो दूसरी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं बचती थी। रूह सबसे मिलकर तेजी से बाहर निकली जब यारम के करीब से गाड़ी इसकी गली में दाखिल हुई थी, और देखते ही देखते रूह गली से गायब हो गई। बस अगर इसे कुछ सुनाई दिया था तो वो रूह की आखिरी यारम के नाम की चीख थी। यारम तेजी से गली की तरफ भागा और इसे देखते हुए हिजर और शारप इसकी तरफ दौड़े थे, लेकिन न जाने गाड़ी कहाँ गायब हो चुकी थी। वो लोग रूह को कहाँ लेकर गए थे बता था तो बस इतना कि इसकी रूह को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन किस में इतनी हिम्मत आ गई कि यारम की बीवी की तरफ आंख उठाकर देखे। यारम कौन हो सकता है, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? हिजर परेशानी से बोला था, जो भी है बचेगा नहीं, इतनी भयानक मौत दूंगा कि इसकी रूह तक काम जाएगी। यारम गुस्से से कहता गाड़ी में बैठ चुका था, जबकि इसे कहीं जाता देखकर हिजर फौरन गाड़ी में बैठ गया था। लैला और मासूमा सालम की गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे थे। लैला, मासूमा तुम लोग उर्वा और बच्चों को लेकर अंदर जो हम रूह को ढूंढने जा रहे हैं, अभी वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सालम ने समझाते हुए कहा, जबकि यारम गाड़ी लेकर हिजर के साथ निकल चुका था। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगी, लैला ने फैसला के अंदाज में कहा था। देखो लैला, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो दुबई से कॉन्टेक्ट कौन करेगा, ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, सालम ने लैला को समझाते हुए कहा था। हाँ लैला, वो जो कोई भी है इसने बहुत सोच समझ कर यह काम किया है, या तो वो कोई बहुत पावरफुल इंसान है या जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ जिसने यारम जैसे इंसान को लड़कारा है। ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। शारफ ने सालम की बात की तस्दीक की। ठीक है, मैं दुबई से कॉन्टेक्ट करती हूँ, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कौन हो सकता है जो टेबल की सबसे बड़ी कमजोरी से वाकिफ है। लैला ने उर्वा और मासूमा को चलने का इशारा किया तो वो दोनों बच्चे उठाकर घर के अंदर चली गई थी, जबकि सारम और शारफ हिजर और यारम के पीछे जा चुके थे। ओह सोनू तो शारफ की गाड़ी में रह गया। मासूमा ने परेशानी से कहा, तो कोई बात नहीं, वो बहुत समझदार है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाय, न जाने कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही थी मेरी मासूम बच्ची। या अल्लाह, मेरी रूह की हिफाजत करना, इसकी मासूम बच्ची ने बहुत तकलीफें सही हैं, इसे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखना, मेरी रूह की जान और इज्जत आपके हाथ में है। वह मासूमा और लैला जब बच्चों के साथ वापस आई थी, तजीम रोई जा रही थी, जबकि मारिया और तानिया ने दिलासे दे रही थी, आप फिक्र न करें आंटी, यारम सर इसे कुछ भी नहीं होने देंगे। मासूमा ने हौसला दिया, जबकि लैला अपने लैपटॉप पर न जाने क्या कर रही थी। इसने दुबई में हर बंदे से रब्ता किया था, लेकिन डेवल से दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में न थी। लैला मुसलसल काम कर रही थी और वह अपनी जगह परेशान थी, जबकि मासूमा बेचैनी से टहल रही थी। हम पुलिस में रब्ता करते, ताजिम ने कुछ सोचते हुए कहा था। नहीं आंटी, इन सब का कोई फायदा नहीं, वैसे भी सारम हमारे साथ है, अगर इन्हें जरूरत महसूस हुई तो वह जरूर पुलिस से रब्ता करेंगे, रुबा ने समझाने वाले अंदाज में कहा था। जबकि इतने में लैला को हिजर का फोन आया था और अब तक लैला को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली थी बस अब हिजर को बताने लगी। यार लैला कह रही है कि तुम्हारे दुश्मनों में तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इसने दुबई के सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और जितनी इन्फॉर्मेशन इसे मिली है इसके मुताबिक कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। हिजर ने कहा, जबकि यारम पागलों की तरह गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। वो कोई भी है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, इसे पता है रूह मेरी कमजोरी है, इसने मेरी कमजोरी पर हाथ डाला है और मैं इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। यारम गुस्से से चिल्लाया और तकरीबन 1 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था। इसकी नजर सड़क पर चलती हर गाड़ी पर थी। जब इसके फोन पर अनजान नंबर से फोन आया, यारम ने एक नजर हिजर को देखा, फिर फोन उठा लिया। क्या हाँ डेवल, कैसे हो? वल्लाह, ये क्या पूछ लिया मैंने तुमसे?
ठीक कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। यार उनके माथे पर लातादार बल नुमाया हुए थे। तुम्हारी जान, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी बीवी मेरे पास है डेवल, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। राशिद, यार गुस्से से चिल्लाया था। हाँ राशिद, वही राशिद जिसके भाई के मुंह में तेजाब डालकर तुमने मार डाला था, जिसके सामने तुमने इससे इकलौता रिश्ता इसका छीन लिया था। मेरे भाई ने मुझे बाबन कर पाला और तुमने पल भर में इसे मेरे सामने मौत की नींद सुला दिया। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। हाँ डेवल, यकीन नहीं आ रहा ना, मुझ जैसा कमजोर इंसान कैसे तुम जैसे इंसान से पंगा ले बैठा। मोहब्बत मोहब्बत सब कुछ करवाती है डेवल। जिस तरह से तुमने मुझसे मेरा सबसे अजीज भाई छीन लिया, इसी तरह से मैं तुमसे तुम्हारी अजीज जान बीवी को छीनूंगा। अब मैं तुमसे तुम्हारा इकलौता रिश्ता छीनूंगा। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढकर मार दोगे और मुझे मौत का खौफ भी नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, अपना बदला पूरा करूंगा। है ये तो तुम समझ ही चुके होगे कि तुमसे पंगा लेने से पहले मैंने अपने दिल से मौत का खौफ खत्म कर लिया होगा। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी रूह के जिस्म से इसकी रूह परवास कर जाएगी। तुम कभी किसी से नहीं हारे हो ना डेवल, लेकिन अब तुम हारोगे। मैं जानता हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब जिंदगी से ज्यादा जरूरी मुझे तुम्हें हराना है। तुम्हारा झुका हुआ सर देखना है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यारम फिर से चिल्लाया था। शौक से मार देना, लेकिन पहले अपनी रूह को तो बचा लो। बेचारी तकलीफ से तड़प रही है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। अगर है ही मत तो जल्दी से अगर अपनी रूह को मरते हुए देखो। जितनी जल्दी आओगे इतनी ही जल्दी इसकी जान बचा पाओगे। गलती की मैंने तुझे छोड़कर, तेरे भाई के साथ तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। यार हमने गुस्से से बोला था। हाँ लेकिन अब क्या फायदा, अब कुछ फायदा नहीं तुम्हारे पछतावों का, क्योंकि जिसके सदे तुमने मेरी जान बख्शी थी आज वो भी मरने जा रही है। फोन बंद हो चुका था। अगले सेकंड में यारम को एक मैसेज आया और यारम ने फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। हेलो हिजर, कुछ पता चला? सारम कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शारफ ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये सब कुछ राशिद का काम है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम पहुंचो। हिजर ने कहकर फोन बंद कर दिया था। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है, किसने छोड़ दिया इसे यहाँ? सारन ने एक नजर पीछे देखा था। शायद मासूमा टेंशन में इसे भूल गई थी। ये सब राशिद का काम है। इसे लोकेशन सेंड करने वाला शारफ ने टीजर लोकेशन सेंड करने वाला है, शारफ ने बताया था। राशिद में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरा मतलब है सारम ने कुछ कहना चाहा। अक्सर सबसे कमजोर खिलाड़ी पे सब अक्सर सबसे कमजोर खिलाड़ी सब पे भारी होता है। राशिद समझ चुका था कि इसके भाई का बदला लेने के लिए कोई इसका साथ नहीं देगा। बस किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई यारम से पंगा लेता। इसीलिए इसने यारम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया। शारफ ने तहम्मुल से इसकी बात का जवाब दिया और हिजर के मैसेज का इंतजार करने लगा। कहाँ हो तुम राशिद? मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। यारम ने राशिद को फोन किया था। मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे डेवल? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी रूह को ढूंढो, मुझे बाद में सुकून से मार लेना। राशिद ने परसुकून अंदाज में जवाब दिया था। कहाँ हो तुम? यारम गुस्से से चिल्लाया था। वो फेंक तो तुम बिना यहाँ हूँ, ऊपर देखो सामने, नीचे आ रहा हूँ। वो चिढ़कर बोला और मुस्कुराते हुए जीने उतरने लगा। ये कोई बहुत पुरानी खंडरनुमा जगह थी। वो सामने टूटी फूटी सैलियों से उतर रहा था। जब यारम तेजी से इसकी तरफ आया और इसे बुरी तरह पीटने लगा। इसे मारते मारते यारम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और इसे शूट करने लगा। यारम होश में आओ, पागल हो गया? हिजर ने कहा था। डोंट हिजर, इसे रोको, इसे डोंट हिजर, इसे रोको मत। टेबल मारो, मुझे कसम से मार डालो, लेकिन अगर मैं मर गया तो रूह के बारे में कौन बताएगा? मालिक को तो खुद पर रिस्क ले सक तुम मालिक को मार के तो खुद पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी रूह को कुछ हो गया तो? आंखों में शैतानियत लिए बोला था। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है राशिद, अपनी मौत का इंतजार करो। यारम ने अपनी सुरख अंगारी नुमा आंखों से देखते हुए कहा था। तुम्हारी रूह के पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं है डेवल। मैं इसकी दोनों दस्ते काट चुका हूँ। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी या शायद गिन चुकी होगी। वो मुकरू अंदाज में हंसा। तुम हार गई यारम कासमी। मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे ज्यादा अजीज चीज छीन ली, लेकिन शायद वो अभी भी जिंदा हो। वो इस खंडर में है, इसे ढूंढ लो। अगर ढूंढ सकते हो तो जाओ जाओ ढूंढो इसे। वक्त बहुत ज़ाया मत करो, कहीं वो मर न जाए। जो अपनी रूह को तलाश करो, वो मर जाएगी डेवल। अगर जिंदा हुई तो? राशिद छुपा छुपा कर बोला। इसकी हंसी में पागलपन शामिल था, जैसे इसका मकसद ही यारम को बर्बाद करना हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। यारम को बेबस देखना चाहता था, वो देख रहा था। यारम पागलों की तरह खंडर का चप्पा चप्पा छानने लगा, लेकिन रूह कहीं न मिली। मैंने इसकी दोनों नसें काट दी हैं। अगर जिंदा हुई तो बचा लो इसे। राशिद के अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। नहीं, रूह को कुछ भी नहीं होगा, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। शारफ और सारम मुतलका जगह पहुंच चुके थे। राशिद को वहां पागल की तरह हंसते देखकर वो हिजर और यारम की तरफ आए, जो बेचैनी से शायद रूह को तलाश कर रहे थे। अरे टेबल, तुमने अपने साथियों को बुला लिया? जाओ जाओ, तुम लोग भी ढूंढो, कहीं वो मर ना जाए। हाँ हाँ हाँ, वो पागलों की तरह हंसता इनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। कितने सुस्त हो तुम लोग, इतनी देर में वो मर जाएगी। वो क्या लगा कर बोला। जब यारम ने इसे घसीट कर सामने किया। बता, कहाँ है मेरी बीवी? मेरी रूह कहाँ है? वो दहाड़ा था। ढूंढ लो, राशिद परसुकून अंदाज में बोला था। राशिद, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। मुझे मेरी रूह चाहिए, वरना अपनी पिस्तौल को लोड करते हुए वो बोला था। नहीं डेवल, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़े होता? वो बेखौफी से बोला, जबकि यारम इस पर गन ताने खड़ा था।
नहीं यारम, पागल हो गए हो क्या? रूह के बारे में इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। सारम ने समझाने के लिए आगे बढ़ा था, जब पीछे से अचानक गोली चलने की आवाज आई। वो झटके से मुड़ा, सामने जमीन पर राशिद तरफ रहा था और देखते ही देखते वो उनके सामने दम तोड़ गया। इस शख्स ने यारम को हराने के लिए अपना आप खत्म कर दिया था। यारम तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं राशिद, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मुझे मेरी रूह के बारे में बताए बगैर तुम नहीं मर सकते। तुम उठो, मैं कहता हूँ उठो, डैम इट, आई से ओपन योर आईज। मैं कहता हूँ उठो। वो गुस्से से इसके बेजान वजूद को मारने लगा। उठो, बताओ मुझे मेरी रूह कहाँ है, बोलो उठो, वरना मेरी रूह नहीं, इसकी नसें काट दी हैं इस पास्टर ने। बोलो उठे। हीजर बोलो, इसे उठे, मेरी रूह मर जाएगी। यारम पागलों की तरह से झंझोड़ रहा था। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दे मेरी रूह कहाँ है, वो मर जाएगी। हीजर, मेरी रूह मर जाएगी। यारम ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया और एक बार फिर से इसे झंझोड़ने लगा। यारम चलो यहाँ से, रूह यहाँ नहीं है, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, अगर वो यहाँ होती तो अब तक मिल चुकी होती। सारम ने इसे समझाया था। नहीं सारम, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, वो मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो, इसने बदला ले लिया, मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया, इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी रूह को मुझसे छीन लिया, इसने रूह को यहीं कहीं पर छुपाया है। यारम, अगर वो होती तो क्या हमें खबर नहीं मिलती? हमने हर जगह ढूंढ लिया है, हिजर ने कहा था। नहीं हिजर, अगर ये इसकी प्लानिंग होती तो वो कभी भी नहीं मरता, वो कभी मेरे सामने ही नहीं आता। मुझे लगता है ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखा इसने किस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने किस तरह से इसने मेरी दुखती रग पर वार किया है। यारम बेबसी से बोला था। शोनू जो कब से भौंक भौंक कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था। शारफ ने इसे हाथ मारकर पीछे किया। ठीक है यार, अगर तुम्हें लगता है कि रूह यहाँ नहीं है तो हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारम ने उठते हुए कहा तो शोनू ने इसे देखकर भौंकने लगा था। उफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों आया है? सारम छिलछिलाकर बोला था। एक तो वो पहले ही इतने परेशान थे, ऊपर से शोनू ने मजीद तंग किए जा रहा था। शारफ एक बार फिर ऊपर चला गया था, जबकि हिसर खंडर के पिछली तरफ वो सारम वहाँ के टूटे फूटे कमरों की तरफ चला गया था, जबकि यारम राशिद के बेजान वजूद को देख रहा था। जैसे इसे घूरने से वह जिंदा होकर रूह के बारे में इसे सब कुछ बता देगा। बेसाख्ता ही इसका ध्यान शोनू की तरफ गया, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता और फिर मुड़कर इसे देखता, फिर इसकी तरफ आता, इसे देखकर भौंकता फिर लौट जाता। वह कब से यही अमल दोहराया जा रहा था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। इसे शोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ी कर गया। कमरे में दाखिल हुआ तो शोनू जमीन पर पड़ा कपड़ा मुंह की मदद से खींचते हुए यारम को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। यारम ने इस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर इसने शोनू के मुंह में दबा हुआ कपड़ा देखा, जो तकरीबन सारा ही जमीन के अंदर था। इसका बस थोड़ा सा टुकड़ा जमीन के बाहर था। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। काले रंग का दुपट्टा, सुबह रुख ने इसी रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह जल्दी से इसकी जगह की तरफ आया और कचरा उठाने लगा। दिल में बेचैनी सी होने लगी थी। इसके दिल में बेसाख्ता दुआ की थी कि वह जो सोच रहा हो वो ना हो। इसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे ही जमीन अभी खोदी गई हो। नरम जमीन पर यारम के हाथों की हरकत तेज हो गई। कपड़े का कुछ और टुकड़ा सामने आया। शायद नहीं, यकीन जमीन के अंदर इसकी रूह दफन थी। हिजर नाउम्मीद होकर वापस आया तो यारम को ना पाकर ढूंढने लगा। इसे ढूंढते हुए वो सारे कमरे देखने लगा, फिर इस कमरे में आया जहां यारम जमीन खोद रहा था। हिजर जल्दी से आके आया और अमरू का आधे से ज्यादा दुपट्टा बाहर निकल चुका था। हिजर ने पहले ऊंची आवाज में शारफ और सारम को पुकारा। इसकी पुकार सुनकर वो दोनों भागे, जबकि हिजर तेजी से आगे बढ़ा और यारम के साथ मिलकर जमीन खोदने लगा। शारफ और सारम कमरे में आए तो इन्हें बात की तह तक पहुंचने देना लगी थी। इन दोनों ने आगे बढ़कर इनका साथ दिया था। फिर खोदने में एहतियात बरत रहे थे जब शारफ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया। इसकी हाथ की नस को बुरी तरह से काटा गया था और इसका हाथ देखकर शारफ के हाथ में मजीद तेजी आ गई थी। इन चारों ने मिलकर काफी सारी जमीन खोद ली थी और रूह ही थी जिस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे। लेकिन जब रूह का मिट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया तो यारम ने बेचैनी से उसका चेहरा साफ किया। न जाने कितनी ही देर वो जमीन के अंदर थी। यारम को सदीक की मौत याद आई। इसने सदीक को इसी तरह से जमीन के अंदर से निकाला था। इसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हूँ। हिजर फौरन गाड़ी की तरफ भागा था। रूह, आंखें खोलो, रूह तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, उठो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यारम से बाहों में पड़े गाड़ी की तरफ भागा था। क्या हुआ है इनको? डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। डॉक्टर प्लीज आप पहले इनकी जान बचाएं, इस वक्त सबसे जरूरी पेशेंट की जान है। सारम ने अपना ID कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया था। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है, इसको एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, प्लीज इसकी जान बचाएं। सारम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राजी किया था। इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें, अब सब अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा था कि लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने अफसोस से कहा थी, मतलब? हिजर ने यारम के कंधे पर हाथ रखा, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे वो कुछ हो रहा हो वो सबसे अनजान हो। चीन का मिसकैरेज हो चुका है और लेडी की जान भी खतरे में है। दुआ करें कि वो कोमा में न चली जाए, अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। यारम, तुम खामोश क्यों हो? सुना तुमने क्या कहा? डॉक्टर ने, अगर रूह को होश न आया तो वो मर सकती है। हिजर ने इसके बेतासर चेहरे को देखते हुए कहा था। यारम, तुम खामोश क्यों हो? हिजर ने इसे देखते हुए पूछा। सब कुछ खत्म हो गया हिजर, ये मेरे गुनाहों की सजा दी गई है। मेरा बच्चा मर गया, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था, देखो इसने मुझे हरा दिया, इसने मेरी कमजोरी पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन दिया, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। यारम काज़मी हार गया। हिजर, यारम काज़मी अपना सब कुछ हार गया। यारम, तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रूह को कुछ भी नहीं होगा। यारम प्लीज सब्र करो, तुम तो रूह से पहले मर रहे हो, हिजर ने समझाते हुए कहा था। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूह नहीं बचेगी, ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सज़ा है, मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी है। हिजर, यारम ने अपने आंखों से बहते आंसू को साफ करने की जहमत ना की। कौन सी गुनाह यारम, कौन सी गुनाह, कौन सी सज़ा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों, लड़कियों और बच्चियों को इन दरिंदों से बचाने के लिए किए हैं। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं।
तूने जिन लोगों को ख़त्म किया ना वो अल्लाह की नज़रों में भी गुनहगार थे और वैसे भी दुनिया में एक पत्ता भी इस मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे इन मासूम लड़कियों का मुहाफ़िज़ बनाया था। तुझे इतनी हिम्मत दी है कि इनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए और इसका हिसाब समझ और तू इसका हिसाब समझ रहा है, अपने प्यारों का इम्तहान लेता है ताकि इसके प्यारे मुसीबत में इसे मदद के लिए पुकार सके। जा जाके तू अल्लाह से मदद मांग, बेशक वो नवाजने वाला है। हिजर ने इसे दिलासा देते हुए कहा था कि लेकिन ये डॉक्टर, यार ने बेबसी से कहा था, ये डॉक्टर तुझे क्या देंगे, ये डॉक्टर खुदा नहीं है, नवाजने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये लोग तुझसे तेरी रूह को छीनेंगे तो इनकी बात पे यकीन कर रहा है कि किसी को कुछ नहीं दे सकते। इनकी बात पे यकीन करने से बेहतर है तू अल्लाह से मांग। हिजर ने समझाया था। तो ठीक कह रहा है हिजर, मैं अल्लाह से मांगूंगा। ये डॉक्टर मुझे कुछ नहीं दे सकता। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा, वो मुझे मेरी रूह को वापस कर देगा। मैं इसकी आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। हिजर, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। मैं इन डॉक्टरों से अपनी रूह को नहीं मांगूंगा, अल्लाह से मांगूंगा। यारम यकीन से कहता वहां से उठ गया था और बाहर निकल गया। हिजर जानता था कि वो कहाँ क्या है। आई एम सॉरी सर, आपकी बीवी रिकवर नहीं कर पा रही, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इन्हें लगता है कि वो अभी तक जमीन के अंदर है, सांस नहीं ले पा रही है और अभी तक जिंदा है। मुझे हैरत है, जैसे जबकि ऐसे केस में किसी का बचना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगी। मैं आपको इस केस में कोई उम्मीद नहीं दे सकता। डॉक्टर ने नाउमीदी से कहा तो यारम ने इसका गिरबान पकड़ लिया। मेरी रूह की जिंदा होने पर हैरत हो रही है तुम्हें। तुम होते कौन हो मेरी रूह के बारे में ऐसी बकवास करने वाले? क्या हो तुम? खुदा हो? बोलो खुदा हो तुम? नहीं ना? तो फिर क्यों ये बकवास की तुमने? तुम नहीं बचाओगे मेरी रूह को, अल्लाह बचाएगा। इसे वो जिंदगी देगा। तुम नहीं, मेरी रूह को मेरा अल्लाह बचाएगा। और तुम हैरत करते हो और तुम हैरत करते रह जाओगे। यारम एक झटके से इसे छोड़ा यारम ने एक झटके से इसे छोड़ा। डॉक्टर लड़खड़ा कर दीवार के साथ लगा था। मैं अपनी रूह का अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इलाज करवाऊंगा। पेपर्स बनवाओ। मैं इसे किसी बेहतर अस्पताल में लेकर जाऊंगा जहां तुम जैसे नाअहल डॉक्टर नहीं होंगे। यारम इसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर निकल गया था, जबकि डॉक्टर ने सामने बैठे हिजर को देखा जो इसे ऐसे देख रहा था जैसे यहाँ के मंजर से बेखबर हो। डॉक्टर अपने कपड़े ठीक करता वहां से चला गया। डॉक्टर ने बाहर कदम रखा तो यारम लपक कर इसके करीब आया। यारम ने पाकिस्तान के सबसे बेस्ट अस्पताल में रूह को शिफ्ट कर दिया था, डॉक्टर जना क्योंकि क्योंकि उस अस्पताल के डॉक्टर्स नाउमीदी से रूह को बचाने से इनकार कर चुके थे। आई एम सॉरी मिस्टर यारम, वो नहीं बच सकती। वो कोमा में जा चुकी हैं। अब इनका इलाज बेकार है। इनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है। अब वो नहीं बच सकती। वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी हैं और अपनी मौत को महसूस कर चुके हैं। इनका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर ने जवाब दिया था। क्या मतलब है इसका बचना नामुमकिन है? कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। तुम होते कौन हो इस तरह से कहने वाले? वो भी यही बकवास कर रहा था। तुम भी यही कहते हो। तुम 2 टके के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी रूह को दुबई लेकर जाऊंगा। देखना तुम लोग, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी रूह। यारम गुस्से से बोला था। आप कहीं भी लेकर जाएं, लेकिन वहां के डॉक्टर भी यही कहेंगे, वो नहीं बच सकती। आप अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। यारम के गुस्से को देखकर डॉक्टर ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा था। देखें मिस्टर यारम, अब इस मशीनरी का कोई फायदा नहीं। आपकी वाइफ नहीं बच सकती। डॉक्टर इसके गुस्से को नजरअंदाज की इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सब बेकार हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। मैं इसका इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसको लेकर जाऊंगा यहाँ से। सबके सब बेकार हो तुम, वो गुस्से से बोला था, जबकि डॉक्टर तो सिर्फ इसकी हालत पर अफसोस ही कर सकता था। यारम इसे दुबई लेकर आया, लेकिन दुबई के डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो अब तक जिंदा इलाज के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका बचना नामुमकिन है। अगर वो कभी कोमा से बाहर निकली तो मुर्दा हालत में होगी। वो तकरीबन मर चुकी थी। बस कोमा में होने की वजह से इसे जिंदा कहा जा सकता है, वरना ऐसे लोग जिंदा में शामिल नहीं होते। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो यारम ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन सबका यही कहना था कि रूह के अंदर अब कुछ नहीं है, वो मुर्दा वजूद है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर नहीं कर रही। वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी है। 7 दिन गुजर चुके थे, रूह ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। डॉक्टर का कोई दुनिया का कोई डॉक्टर से अच्छी उम्मीद ना दिला सका। यारम का गुस्सा बनने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था सिवाय रो के। वो अपना सारा वक्त इसके साथ गुजारता। वो इसे घर वापस ले आया था। इसके लिए स्पेशल नर्स का इंतजाम किया जो कि हर वक्त इसके साथ रहती थी। शारफ, लैला, मासूमा, हिजर तकरीबन हर रोज इसे मिलने के लिए आते। इसे रोजमर्रा की बातें बताते, इसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते। वक्त गुजरने लगा था। यारम वापस वैसा ही होता जा रहा था, जालिम दरिंदा। इसने फिर से तरस खाना छोड़ दिया था। वो सारा दिन गुनाहों की दुनिया में रहता और हर रात रूह का यारम बन जाता। सब लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन यारम को यकीन था कि रूह एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन इसी हालत में वो मर जाएगी, लेकिन यारम को यकीन था कि वो इसकी रूह ठीक हो जाएगी। देखो रूह, आज मैं से ज्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा ना? ऐसे करो, तुम नजर उतार लो मेरी, ये ना हो कि मुझे नजर लग जाए। वक्त से इसकी नजर उतारती तो यारम को ये सब कुछ इसकी बेवकूफ़ी लगती और वो इसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जबकि रूह अपनी इस बात पर मजाक पसंद नहीं करती थी, जबकि यारम को इसको चुराने में मजा आता था। लेकिन अब वो इसकी यही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। इसकी जिंदगी इसके साथ होने के बावजूद भी इससे बहुत दूर थी। रुख, मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी सजा तुम मुझे दे रही है। वो नरमी से इसका गाल छूता इसके साथ लेट गया था। रुख, ठीक हो जाओ। तुम जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत बेरहम होती जा रही हो तुम रुख। प्लीज़ ठीक हो जाओ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारम पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर। प्लीज़ तरस खाओ मुझ पर। यारम अपनी बेकरारियां बयान करता इसके करीब से उठा। अच्छा सुनो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तुम उठ जाओ। ये क्या तिकनी
ये क्या थकती नहीं हो, हर वक्त सोई रहती हो? वो अपने लहजे को सख्त बनाकर इसे डांट रहा था, जबकि इससे बेखबर वह गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद कि इसे यारम की बेचैनियों से भी वाकफ न थी। चलो रुक, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, तुम यकीन घर में रहकर बोर हो गई होगी, चलो हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं। हिजर ने कहा। हिजर रोज की तरह आज भी इनसे मिलने के लिए आया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है। अब अगर वो कोमा में से बाहर आई तो मुर्दा हालत में होगी, वो कभी भी मर सकती है। तो माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी ना आई थी। यारम इसका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता था, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। इसे अपने आसपास का एहसास ना होता था, या शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। इसका दिल, दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मली काम नहीं कर रहा था। इसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा रहा था, और डॉक्टर के मुताबिक अब ये मशीनें अपना फर्ज अदा कर चुकी थी। यारम घर वापस आया तो नस जा चुकी थी, इसके कपड़ों पर खून लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब सा डर ने जन्म लिया था। वो भागकर अपने कमरे में आया, रूह को देखने लगा। इस पर खौफसारी होने लगा। इसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा, इसे कुछ अजीब लगा। फिर इसे मशीन की तरफ देखा। वो लाइन जो रूह की चलती हुई सांसों को जाहिर कर रही थी, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यारम की रूह यारम की रूह इससे बहुत दूर जा चुकी थी। इतनी दूर के वापसी का सफर मुमकिन नहीं था। इसकी रूह जिंदगी से मौत का सफर तय कर चुकी थी। रूह, तुम अपने यारम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूह उठो, प्लीज देखो ना, मैं मर जाऊंगा, प्लीज उठ जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम जानती हो ना मैं नहीं रह सकता, जानती हो ना। चलो शाबाश, उठो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने, देखो रूह, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उठ जाओ। वो किसी दीवाने की तरह बोल रहा था। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कहा था ना, फिर क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो? वरना उठो, वरना वरना यारम कहते हुए उठा और आके पीछे देखने लगा। इसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। वह कमरे की हर चीज की तरफ नजरें धुराता, जो चीज हाथ आती से तोड़ता चला जाता। इसके सर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर में साफ सुथरे कमरे का नक्शा बदल चुका था। हर चीज बिखर चुकी थी। साफ सुथरा कमरा कुछ ही देर में फैला हुआ था, लेकिन रूह के वजूद में किसी तरह की कोई हरकत पैदा न हुई थी। वह इसके करीब आया, ऐसे झंझोड़ कर रख दिया। बस बहुत हो गया मजाक, उठो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। रूह, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा, तुम मेरे गुस्से से वाकिफ होना, जानती हो ना मैं ये क्या कर सकता हूँ। उठो, बहुत हो गया। वो इसे अपने सिने में बच्चे बोले जा रहा था, जबकि रूह इससे बेखबर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ है हिजर, उदास लग रहे हो? वैसे बहुत कुछ। क्या हुआ है हिजर, उदास लग रहे हैं? वो अभी कुछ देर पहले ही काम से वापस आए थे। लैला कब से इसकी बेचैनी नोट कर रही थी। लैला, आज सुबह से ही ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा, बहुत बुरा होने वाला है। मुझे रूह के पास जाना चाहे, मुझे इससे मिलना है। मैं जा रहा हूँ, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। हिजर ने उठते हुए कहा था। मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से मिल नहीं सकी रूह से। आज मैं और मासूमा जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन काम की वजह से नहीं जा सकी। लैला ने कहा। रुको, मैं मासूमा को भी बोलती हूँ। उसने अपना फोन उठाते हुए कहा था, लेकिन मासूमा तो शारफ के साथ डिनर पर गई है। हिजर ने कहा। अरे अब तक तो डिनर कर चुके होंगे ना, तुम जानते हो ना, अगर इसे नहीं बताया तो फिर बाद में बहुत हंगामा करेगी। लैला ने फोन किया था। सुनो मासूमा, मैं और हिजर रूह से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो शारफ के साथ कहीं आ जाओ। लैला ने इसे फोन करके दरवाजे की तरफ देखा, जहां से हिजर बाहर निकल चुका था। वो लोग घर में दाखिल हुए तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, अजीब सा सन्नाटा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। शारफ ने यारम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। सामने वाला कमरा यारम का ही था। मासूमा को खामोशी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ, तो वह शारफ के पीछे हो गई थी। हिजर भी काफी घबराया हुआ था। इस खामोशी में कुछ तो ऐसा था जो इन्हें बेचैन कर रहा था। इन सबको देखते हुए लैला ने हिम्मत की और कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। यारम बेड पर बैठा रूह के बेजान वजूद को अपने सीने में बेचे हुए था। लैला ने एक नजर मशीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। इसने यारम का हौसला देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वो यारम को यह नहीं कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका था कभी ना ठीक होने के लिए। शारफ को लगा जैसे कोई दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा हो, जबकि मासूमा अपनी सिसकियां रोके वहीं दरवाजे पर रुक चुकी थी। हिजर को अब तक यकीन आया था कि इसकी गुड़िया जा चुकी है हमेशा के लिए, लेकिन इसने आज भी हिम्मत नहीं हारी थी। इसे मामू होने का नहीं बल्कि दोस्त होने का फर्ज अदा करना था। इसने आगे बढ़कर यारम के कंधे पर अपना हाथ रखा। यारम को इसके इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो इसकी आंखों में न जाने कब से रुके हुए आंसू बारिश की कतरों की तरह बह निकले, और फिर यारम अपनी रूह को अपने सीने में बेचे दाड़े मार मार कर रोया था, फूट फूट कर रोया था। एक दरिंदा, एक डेवल, एक शैतान, जिसे एक फरिश्ता सिर्फ लड़की से इश्क हो गया था। फिर यारम ने अपनी रूह को खो दिया, जिसे इसके लिए बनाया गया था। यारम को इस तरह से रोते देखकर कोई भी अपने आप को कंट्रोल ना कर सका था। वो कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अगर इसे कुछ पता तो बस इतना कि इसकी रूह इसे छोड़कर जा चुकी है। इसका सब कुछ खत्म हो चुका था। इसे लगा जैसे वो आखिरी सांस ले रहा है। इसकी रूह इसके साथ, इसकी रूह के साथ इसकी रूह भी परवास कर रही थी। सब इसे दिलासे दे रहे थे, लेकिन वो इन्हें सुन कहाँ रहा था। इसे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई। फिर इसकी शर्ट को किसी ने अपनी मुट्ठी में बेचा। यारम बेयकीनी से अपनी दाएं तरफ हिजर इसके करीब बैठा रो रहा था, जबकि लैला बेड पर बैठी थी। शारफ कुछ फासले पर था और मासूमा दरवाजे के करीब खड़ी थी। फिर इसे अपने सीने पर ठंडी सांस महसूस हुई। यारम, हल्की सी सरगोशी नमा आवाज में किसी ने इसे पुकारा था, लेकिन इसने अपने सीने की तरफ देखने के बजाय मशीन की तरफ देखा, जिस पर कोई हरकत न थी। इसने अपना वहम समझकर जुटला दिया। फिर इसे अपने दिल के साथ एक और दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। मजीद इसकी हरकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। वो हकीकत में जीने वाला आदमी था, हकीकत को जुटला नहीं सकता था, लेकिन वो इसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह इसने अपने सामने करते हुए पुकारा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो इसे छोड़कर नहीं गई थी। रूह की आंखें बंद थी, लेकिन वो सांसें ले रही थी। इसके लब लरस रहे थे। हिजर ने बेयकीनी से देखा, यारम, रूह तो जिंदा है। यारम, देखो देखो,
रूह हिजर ने खुशी से चहकते हुए कहा। इसकी बात सुनकर शारफ तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन ये मशीन इसे मॉनिटर क्यों नहीं कर रही? शारफ का दिल चाहा मशीन उठाकर बाहर फेंक दे, क्योंकि रूह इस मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो वायर जमीन पर पड़ी है। लैला ने वायर को देखते हुए कहा था, लेकिन रूह बगैर मशीन के जिंदा कैसे है? मतलब रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी। मैंने रूह की आवाज सुनी। रूह बताओ सबको कि तुम मुझे पुकार रही हो। आंखें खोलो शाबाश, प्लीज आंखें खोलो। रूह बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा। बताओ सबको। यारम इसका चेहरा अपने हाथों में लिए इसे पूछ रहा था, लेकिन रूह के जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। रुख बोलो प्लीज। वो इसे अपनी बाहों में लेते हुए यारम ने कहा था। रुख ने फिर से जरा सी आंखें खोली और जो खोली इसके होंठ जरा से खिले थे। शायद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। यारम की सांस में सांस वापस ऐसे आई जैसे वो जी उठा हो। इसकी जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी थी। इससे लगा जैसे इसने यारम की सांस में सांस वापस आई। ऐसी लगी जैसे वो जी उठा हो। वो इसकी जिंदगी से फिर से शुरू हो चुकी थी। इसे लगा जैसे इसको इसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। इसे इसकी जिंदगी मिल गई हो। सब कुछ मिल गया हो। रुख ने इसे देखते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यारम ने फौरन इसका हाथ थमकर अपने लब्बू से लगाया। आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज मैं मत जाना, मैं मर जाऊंगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर इसने अपने लब्बू से इसके माथे को छुआ था। रुक प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। इससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो सब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। वो अभी कोमा से बाहर आई थी। इन्हें नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। इनकी बॉडी पार्ट्स हो चुके हैं। फिलहाल इनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह होता है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखता है, रुक को भी वापस सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि कोई फौरन ही दौड़ने भागने लगेगी। इनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है, जिसके बाद इन्हें एक नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करनी होगी। इनका जिस्म 2 माह से बेजान था। नॉर्मल होने में, वापस आने में, वापस अपनी रूटीन बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो खतरे से बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी, लेकिन वो ना सिर्फ होश में आई बल्कि सब कुछ समझ भी रही हैं। आप इनका बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह वो जल्दी ही पहले जैसी हो जाएंगी। डॉक्टर यारम को सब कुछ समझाकर चला गया था, तो वो रूह के पास आया। इसे अपने करीब देखकर वो मुस्कुराई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी ना? यारम ने मोहब्बत से पूछा। तो रूह हल्के से नफी में सर हिलाते हुए शरारत से मुस्कुराई थी। सता लो तुम मुझे, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें बहुत सारा सताऊंगा। यारम ने शरारत से कहते हुए इसके गालों पर अपने रब रखे। तो रूह ने घूर कर इसे देखा था। हाँ जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरे डिंपल बहुत अच्छे हैं। यारम ने इसके मखसूस लाइन बोलते हुए कहा था। ओ सॉरी, मेरे नहीं तुम्हारे डिंपल्स, बल्कि सिर्फ डिंपल्स ही क्यों, पूरा का पूरा यारम कासमी तुम्हारा है। यारम ने इसके चेहरे को नजरों के हिसार में लेते हुए कहा था। रुख तुम्हें पता है मैंने सारी नमाजें पढ़ी हैं। तुम बीमार थी तो मैंने तुम्हारी चाहे नमाज पर बैठकर लंबी लंबी दुआएं मांगी हैं। इससे जो कुछ मांगो वो जरूर देता है। सिर्फ तुमने मुझसे नहीं, मैंने भी तुम्हें दुआओं में मांगा है, और मैंने भी लंबी लंबी दुआएं मांगी हैं। बस स्पेशल चीज मांगने में वक्त तो लगता है ना। वो कभी रूह की बोली हुई बातें दोहरा रहा था। वो खिलकर मुस्कुराई जब यारम ने इसे अपने सीने में बेच लिया था। तो माँ बात रूह की हालत में काफी सुधार आ चुका था। वो खुद से चलने फिरने के काबिल बातें करने लगी थी, लेकिन कुछ सोचते सोचते भूल जाती, कुछ करते करते भूल जाती, तो याद ना रहता। यारम सुबह से कुछ बताता तो वो शाम तक भूल जाती, लेकिन फिर भी वो काफी बेहतर हो चुकी थी। तासिम रोज इसे फोन करती, एक आधे अधमरे इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। यारम ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए तानिया और मारिया की शादी अच्छी जगह पर तय कर दी थी। इसने शारफ और मासूमा की शादी भी इसी महीने करने का फैसला किया। इसे यकीन था कि इससे ना सिर्फ शारफ और मासूमा खुश हो जाएंगे, बल्कि रुख की भी सेहत में अच्छा असर पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। रुह अभी से शादी की तैयारी में मसरूफ हो चुकी थी। इस घर में बहुत सारी चीजें याद आती तो वो पूछने लगती। यारम ने इसे घर के जलने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रुख को पुरानी कोई भी बात याद आए। वो चाहता था कि वो भयानक दिन किसी ख्वाब की तरह भूल जाए, जो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। और अब रुह आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भूलती जा रही थी। शारफ और मासूमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। इस बार रुख ने कुछ ज्यादा तो कुछ ना किया था, लेकिन फिर भी सारी रस्मों में भरपूर हिस्सा लिया था और शादी को काफी इंजॉय भी किया था। शारफ और मासूमा की शादी हिजर और लैला की शादी से भी ज्यादा मजेदार थी, क्योंकि शारफ खुद बहुत शरारती था। लैला की तरह मासूमा की रुखसती भी यारम के घर से धूमधाम से हुई थी, और शारफ को भी यारम ने एक अलग से फ्लैट गिफ्ट में दिया था, जबकि सारम की तरफ से इन दोनों के हनीमून के टिकट बुक्स थे। जिंदगी काफी बदल चुकी थी। अब यारम बहुत कम वो काम करने लगा था जो कुछ इसकी जिंदगी में हो चुका था। इसके बाद यारम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम छोड़ने का फैसला किया था। सच था, वो कुछ गलत नहीं करता था। वो लोगों की जान लेता था, जीने का हक नहीं। लेकिन इस सब की वजह से जो कुछ रूह इसके बच्चे के साथ हुआ वो भूला नहीं जा सकता था। रूह भी इस काम में गैर दिलचस्पी महसूस कर रही थी, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं बोली थी। शारफ परेशानी से इनके घर पर आया था। क्या हुआ शारफ भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रूह ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे यारम से एक जरूरी काम है। वो इसे बिना कुछ बताए अंदर कमरे में चला गया। यारम सारम ने बताया कि कुछ लोगों ने एक 4 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाकर मार डाला है, और फिर वो लोग हाथ में नहीं लग रहे, बहुत बड़े लोग हैं। सारम का कहना है कि वो इस मामले में बिल्कुल बेबस है। शारफ ने यारम को बताया तो इसका खून खोलने लगा, लेकिन इसने बेचारे को बेतासर बनाने की पूरी कोशिश की थी, जैसे कोई फर्क न पड़ रहा हो। शारफ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं अपनी रूह की जिंदगी को मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैं अपनी रूह की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। यारम, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? एक मासूम सी बच्ची को इन लोगों ने अपनी जिंदगी का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया, और तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते? तुम कैसे भूल गए कि
तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए कि वो वादा जो तुमने बचपन में किया था? यारम, इस राह पे चलते हुए तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत बचाई है, तो एक 4 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? शारफ ने बेबसी से इसे समझाना चाहा था। हिज़ा ने शारफ को यहाँ आने से मना किया था। हिज़ा ने इसे बताया था कि यारम ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन शारफ नहीं माना। नहीं, नहीं शारफ, मैं फैसला कर चुका हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। यारम ने बहते हुए कहा। जब रूह कमरे में दाखिल हुई थी, यारम ने एक नज़र से देखा, फिर नज़र झुका गया, जबकि वो शारफ को इग्नोर करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता इसके करीब आई थी और अपने हाथ में पकड़ा टूटा हुआ चेन इसकी तरफ बढ़ाया। यारम, इसे जिंदा मत छोड़िएगा, इस शख्स को जीने का हक नहीं है। इसने इस मासूम बच्चे को जितनी भयानक मौत दी है, इससे ज्यादा खतरनाक मौत आप इसे देंगे। जब तक वो शख्स मर ना जाए तब तक मुझे अपनी शक्ल मत जब तक वो शख्स मर ना जाए तब तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। रुख चाकू इसके हाथ में पकड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि यारम बेयकीनी से बाहर जाता हुआ इसे देख रहा था। यारम ने एक नजर सामने खड़े शारफ की तरफ देखा। क्या अब भी तुम इस बच्चे को इंसाफ नहीं दिलाओगे? यारम शारफ ने पूछा था। नहीं शारफ, मैं इस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बाहर निकल गया था, जबकि शारफ ने एक शुक्रगुजार नजर बाहर बैठी रूह पर डाली, जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रूह को यकीन आ चुका था कि यारम कभी कुछ गलत नहीं कर रहा, तो फिर वो इसे क्यों रोकती, बल्कि वो तो इसे महाज में यारम का साथ देना चाहती थी। 3 साल के बाद यारम अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो ये बात समझ चुका था कि कुछ काम कानून के दायरे में रहकर नहीं किए जा सकते। ऐसे काम सर अंजाम देने के लिए यारम जैसे लोगों की जरूरत होती है। इसलिए अब वो यारम को तंग करना छोड़कर अपने बाकी फराइज सर अंजाम देने लगा था, लेकिन शारफ को तंग करने का कोई मौका वो हाथ से जाने न देता था। ही सर, आके अपनी बेटियों को संभालो, वरना मैंने इन दोनों को बाहर कूड़े के डब्बे में फेंक देना है। लैला ने गुस्से से इसे फोन किया था। इसकी 2 साल की बेटियों ने लैला को तंग करने की कसम खा रखी थी, जबकि जब से ये दोनों शहजादियां पैदा हुई थी, लैला ने अपने काम में काफी कमी कर ली थी। अब वो सिर्फ जरूरत के वक्त ही काम करती थी। इसने अपनी एक बेटी का नाम अनायत और दूसरी का महर रखा था। नहीं नहीं प्लीज, तुम दोनों को बाहर मत फेंकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बस कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है। हिज़ा ने समझाते हुए मिन्नत की थी, कहीं वो सच में इसकी बेटी को बाहर ना फेंक दे। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट से, अगर तुम इन 15 मिनट्स में वापस आके तो मैं कुछ नहीं करूंगी, और अगर तुमने 16वां मिनट लगाया तो अपनी बेटियों की खैर मनाना। वो फोन बंद करके बाहर आई थी, जहां पर एक को इसने बेड के साथ मिनी हथकड़ी में बांध के रखा हुआ था, तो दूसरी को इसने कुछ फासले पर दीवार के साथ, और वो अपने बाप की लाडली अपने हाथ छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो दोनों बहुत शरारती थी और सिर्फ 2 साल के होने के बावजूद भी लैला को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती थी, जबकि हिज़ा के हिसाब से लैला एक बहुत ही जालिम माँ साबित हुई थी, जबकि इसकी बेटियां तो मासूम थी। प्रेगनेंसी के दौरान लैला ने हमेशा यही कहा था कि इसे बेटा चाहिए, जबकि हिज़ा को बेटी चाहिए थी। वो हिज़ा के अब कहने के मुताबिक इस बात का बदला अपनी बेटियों से ले रही थी, जबकि शारफ मासूम अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को हसीन बना रहे थे। मुशारफ शक्ल में बिल्कुल अपने बाप पर था, लेकिन इसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कभी कभी वो इतना मासूम बन जाता कि शारफ हैरान रह जाता, और कभी कभी इसकी शरारतें पूरा घर हिलाकर रख देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके घर की रौनक था। रूह को बिल्कुल ठीक होते काफी वक्त लगा था, लेकिन इस दौरान यारम ने शोनू से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। वो इसके लिए बहुत अहम हो चुका था। जब इसने रूह को बचाया था, वो इसे और भी ज्यादा अहमियत देने लगा था। यारम बहुत वक्त तक इसके करीब ना गया, फिर आहिस्ता से इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया, और फिर बहुत जल्द इन्होंने सिर्फ रिश्ते ने इनकी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। यारम अब भी खून से सने हुए कपड़े लेकर घर आता, जो अक्सर दूसरे कमरे में उतार देता। रूह सब कुछ समझने के बावजूद अक्सर इसे कहती कि आप फिक्र न करें, मैं ये कपड़े साफ कर दूंगी, लेकिन वो कभी भी इन बात को गवारा न करता कि इसकी रूह किसी के गंदे खून को हाथ लगाए। इसने अपने गुनाहों की दुनिया को रूह से अभी भी बहुत दूर रखा हुआ था। वह सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी यारम इसके सामने इस तरह से जाहिर करता जैसे वह इन सब चीजों से अनजान हो। वो रूह जल्द ही समझ गई थी कि यारम को इन सब चीजों में इसका इन्वॉल्व होना पसंद नहीं, तो रूह ने भी इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जबकि यारम का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना ही बेटा था, जो इसे रूह के पास भटकने तक न देता। देखो रोयाम, ये तेरी माँ बाद में मेरी बीवी पहले है। वो अपने 9 माह के बेटे को समझाते हुए बोला था, जो कि इसे अपनी माँ के करीब बैठने नहीं दे रहा था। वो कब से इसे अपने नन्हे हाथों से मुक्के मारे जा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वो अपनी माँ के साथ बेड पर सोएगा और वो अपनी जगह कहीं और ढूंढ ले। यारम ने इसे किसी बुरे आदमी की तरफ समझाना चाहा था यारम ने इसे किसी बड़े आदमी की तरह समझाना चाहा कि ये जितनी तुम्हारी माँ है इतनी मेरी बीवी भी है, लेकिन ये रयाम साहब समझे तब ना। इसके लिए इसका बाप इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो इसे बेबी कार्ड में सुलाता था और खुद इसकी माँ के साथ सोता था। यारम क्यों मेरे मासूम बच्चे के साथ जिद लगा रहे हैं? आप जाके सो जाए ना सुबह पर, जब ये सो जाएगा तब वापस आ जाइएगा। रुख ने हमेशा की तरह अपने मासूम से बच्चे का साथ दिया, तो यारम इसे घूर कर सोफे पर आ गया था। दुनिया का हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इसे 1 फुट के दुश्मन का कैसे करूं? वो जबरदस्ती रोयाम के गाल को चुमता सोफे पर आकर लेट गया था, तो रोयाम ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जबकि रूही से घूरती रोयाम को चुप करवा रही थी, जो रोते हुए भी अपने डिंपल्स की खूब नुमाइश कर रहा था। वो 1% भी रूह पे ना था। इसकी आंखें भी यारम की तरह थी, जबकि यारम ने पहले ही दिन इसे अपनी रूह के साथ सोता देखकर इसे अपना दुश्मन कहा था, जो इसकी गोद में आते ही बुरी तरह से रोने लगा था। रूह और यारम ने अपना नाम जोड़कर इसका नाम रोयाम रखा था, जिसने इनकी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। तो गाइस, ये था एक कंप्लीट नावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल परसों या फिर किसी और दिन रूह यारम के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज। और अगर आपको कोई और नावल पसंद है जो आप मेरी वॉइस में सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं वो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज।